हमारे हम आज का ये प्रोग्राम PHF प्रॉमिसलॉन होम्योपैथिक फोरम और SHS होराइजन क्या है थोड़ा SHS का नहीं फुल फॉर्म क्या है? होराइजन स्टार्स ऑफ होम्योपैथी। होराइजन स्टार्स ऑफ होम्योपैथी, हम दोनों जुड़ा भाइयों का ये प्रोग्राम है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। और हम लोग कोशिश करते हैं, हम तो अवसर ढूंढते हैं नॉलेज शेयर करने का, और आज के जैसा शुभ अवसर कोई नहीं हो सकता है। आज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं ये जन्म नहीं लेते हैं, ना ही इनकी मृत्यु होती है। ये सिर्फ हमारे पृथ्वी को कुछ सालों के लिए आए और किसी और प्लैनेट पर चले गए। तो आज डॉक्टर हनुमान पृथ्वी से पर्दा करके चले गए, तो आज का पावन दिन है। इसलिए आज हमने हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके लेक्चर्स आप लोगों के लिए आज हमने अरेंज किए हुए हैं, जो अपना अक्यूट डिसीजेस का एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। डॉक्टर नासिर कोपरगांव के, डॉक्टर मानसी पाटिल कोल्हापुर, डॉक्टर हरुण फ्रॉम हलोल गुजरात, डॉक्टर के अरुण फ्रॉम दिल्ली, यू ऑल नो, myself Dr. Liaquat from Nasik, Dr. Ashok Avadia from Jabalpur, Madhya Pradesh. So Dr. Sachin Kuralkar will also be joining. So these are the speakers for today. And main speaker, we will let others to speak, and we will be sharing our little experiences in between. Question answers you can ask in between. प्लीज जब लेक्चरर लेक्चर ले रहा है तो कृपया अपना माइक और वीडियो बंद रखिएगा सभी लोग, नहीं तो फिर उससे डिस्टर्बेंसेस आता है। ये थोड़ा सा याद रखें, अगर कोई भी ये चीज को वायलेट कर रहा है तो हम लोग किसी को निकालना नहीं चाहते, लेकिन माफ करना, अगर वो डिस्टर्बेंस आ रहा है तो हम मेंबर को बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। कृपया आप थोड़ा सा रूल्स का पालन करेंगे। रूल्स नहीं, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का पालन करोगे तो उसका फायदा होगा, है ना। हम लोग, ये मेरे पिताजी का एक सेंटेंस मुझे हमेशा याद आता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो कृपया थोड़ा सा डिसिप्लिन का पालन करें। जब भी आपको सवाल पूछना है, टाइप करने के बजाय आप सीधे सीधे सवाल करो, ऑडियो ऑन करके। हम आपको पूछेंगे एनी क्वेश्चंस, उस वक्त आप जरूर ये कीजिएगा। तो अभी हमारी सीनियर मेंबर मेरी बहन डॉक्टर मनीषा, मनीषा स्पॉटलाइट कर मानसी, डॉक्टर मनीषा कपूर सोनी के क्लिनिक में विरार में। प्रणीता तुमचा ऑडियो ऑन करा, प्रणीता ऑडियो ऑन कर। तो डॉक्टर प्रणीता और डॉक्टर मनीषा कपूर सोनी ये हमारे मानसी स्पॉटलाइट कर देना सर, एक म्यूजिक पण प्ले करतो बैकग्राउंड में। हाँ करा। तो आज हम दीप प्रज्वलन से और गार्लैंडिंग करेंगे डॉक्टर हनुमान के। ये हमारी बहन है डॉक्टर मनीषा सोनी, जो मेरी 11वीं से दोस्त है, और मेरी बहन मेरी बीवी की बचपन की दोस्त है। तो ये हमेशा मेरे साथ रही है। और डॉक्टर प्रणीता आप लोग सब जानते हैं। तो शुरू करते हैं जी, मनीषा।
Dr. Harun Sheikh sir. From all the speakers. And PHF and HSH team. Let us fold our hands and bow down our heads in front of our master. 1 minute. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sir, over to you, Dr. Yakub. Thank you. Now Ashok bhai will do the opening. Arun Ashok? sir, Alex. आगे ना हारून लगे होता है अशोक। तो अशोक पे आप ले लो। अशोक का स्पॉटलाइट करा। आज एक हमारे जो मास्टर हैं डॉक्टर हनीमन सर उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि में हम उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे पास श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके चरणों में अर्पित करने के लिए केवल हमारी भावनाएं और जो हमने उनसे सीखा है वो शेयर करने के अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने जो योगदान दिया है उसके आगे हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ उनसे जो सीखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी भावना के साथ मैं डॉक्टर ए.के. अरुण सर को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर ए.के. अरुण सर आए और 2 शब्द बोले अपना। अरुण सर ने स्पॉटलाइट करा। वेलकम अरुण सर। वेलकम सर। ये तो ऐसा ही हो गया कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। मैं अभी जस्ट आके ज्वाइन ही किया, लंबी ड्राइव से आया हूँ। सबसे पहले तो ग्रुप के सभी दोस्तों को नमस्कार। और देखिए, इतने सालों से मैं होम्योपैथी में हूँ, मुझे डॉक्टर हनीमैन की पुण्यतिथि का सच में मुझे पता नहीं था। तो मैं तो इस ग्रुप का धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने तारीख से भी परिचित करा दिया। वैसे तो होम्योपैथी की जो पूरी विकास यात्रा है वो, उसमें हम शायद अगर तलाशना शुरू करें तो रोज कोई ना कोई एक उत्सव का दिन बनता है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर हनीमैन के काम को समझने में अभी भी दुनिया को बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो दोस्त हैं होम्योपैथी में, जो लोग भी ठीक से काम कर पा रहे हैं, उसमें ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने विधिवत होम्योपैथी को पढ़ा भी नहीं है। जैसे मैं डॉक्टर एम.एल. सहगल का नाम लूँ। डॉक्टर एम.एल. सहगल होम्योपैथ नहीं, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन होम्योपैथी पर जितनी बेहतरीन काम उन्होंने किया है उसमें मैं मानता हूं कि आज की तारीख में होम्योपैथी के बेहतरीन शिक्षकों में एक डॉक्टर राजन शंकरन, वो उनके शागिर्द बने थे। और ये 1985-86 की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये होम्योपैथी की खासियत है कि अकेले इस सिस्टम ने बहुत ज़्यादा तकनीकी पचड़ों में पड़ने की बजाय इतने बेहतर तरीके से लोगों को समझने का जो क्लू दिया है, जो तरीका दिया है, वो अपने आप में बेहतरीन है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो ग्रुप में हर तरह के लोग, हर रीजन से, हर क्षेत्र से लोग और हर तरह की समझ रखने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आज की मीटिंग का बहुत उद्देश्य मुझे ठीक से मालूम भी नहीं है, लेकिन मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कह के
बीच में विराम लूंगा और फिर बीच में दोबारा जब आप कहेंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे लगता है कि रूब्रिक को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, और बिना रूब्रिक को समझे हम होम्योपैथी में कुछ नहीं कर सकते। आमतौर पर रूब्रिक का जो महत्व है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर बात की थी कि जो पेशेंट की फील है, एक मरीज किस तरीके से कोई बात कह रहा है और उसको कंफर्म करना भी बहुत जरूरी है। मीटिंग जब आप मरीज से मिलते हैं तो मरीज ने जो कुछ कहा वही लक्षण नहीं होता, लेकिन मरीज ने जो कहा उससे इतर भी लक्षण नहीं होता। कैसे कहा और कितना महत्वपूर्ण तरीके से कहा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस मरीज के दिल की बात को समझने के लिए। और जब हम मरीज के दिल तक पहुंच जाते हैं तो फिर बहुत आसानी से हम दवाई तक, रूब्रिक तक भी पहुंच जाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे एक पेशेंट है, वो ये कहता है कि इट इज फॉर मेनी डेज नाउ देयर इज नो रिलीफ। कहता है डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। हाउ लॉन्ग शैल आई हैव टू वेट। डॉक्टर साहब कितना इंतजार करें। क्रॉनिक केस में अक्सर इस तरह के वर्जन्स आते हैं। अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह के पेशेंट के वर्जन्स को पकड़ना पड़ेगा कि इसमें कहाँ वो जोर दे रहा है, एम्फेसिस कहाँ दे रहा है। अब वो कह रहा है कि इट इज फॉर मेनी डेज। डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए दवाई खाते खाते, इतना भी तो समय नहीं लगता है होम्योपैथी में। लेकिन आप इतना तो बताइए डॉक्टर साहब कितना और इंतजार करूं। अब इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ रूब्रिक दिखता है। इट इज फॉर मेनी डेज नाउ देयर इज नो रिलीफ। तो और लेकिन ये कह रहा है तो इंतजार करें, लेकिन आप देखिए एक्स्ट्रावेगेंस का फील है। ये फील अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो फिर हम करेंगे और अलग जाएंगे। वही पेशेंट अगर ये कहता है कि सर देयर शुड बी सम रिलीफ एटलीस्ट टू इनकरेज मी। डॉक्टर साहब इतने हफ्तों से हम आपसे इलाज करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो कहीं दिखे ना, तभी तो मैं टिकूं आपके साथ। देयर शुड मस्ट बी सम रिलीफ। डॉक्टर साहब एटलीस्ट कुछ तो पता चले ना। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी फियर एक्स्ट्रावेगेंस। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे इट इज इरिटेटेड। पेशेंट अगर बहुत दिनों से आपके साथ जुड़ा हुआ है तो इफ ही इज इरिटेटेड एंड से फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई हैव टू वेट, आई एम मच एनवायर्ड विथ योर ट्रीटमेंट। अब इसमें देखिए कि एक ही बात को वो अलग तरीके से कह रहा है कि मुझे डॉक्टर साहब बहुत, अब कितना मैं झेलूंगा, अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं सह नहीं सकता। तो ये उसकी झुंझलाहट है, ये उसकी इरिटेबिलिटी है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। अगर आप रूब्रिक देखेंगे तो इस तरह से मरीज का जो एक्सप्रेशन है, मरीज की जो फील है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अपनी टेक्निक में। और जब हम इस तरह से मरीज के सिर्फ बोलने के अंदाज से अगर हम उसकी बीमारी के इलाज तक पहुंचते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। रेपर्टरी और रेपर्टरी के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। और अब जैसे एक और देखिए, एक पेशेंट का वर्सन है कि आई एम एट द डेड एंड, आई कांट फाइट एनी मोर, आई हैव एक्सेप्टेड डिफीट, दिस इज हाउ आई फील। कहता है कि डॉक्टर साहब अब क्या है, मैं तो बस अंत मुकाम पे मैं हूँ, एक जिसको कहते हैं छोर पे खड़ा हूँ, अब इससे ज्यादा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आई कैन नॉट फाइट एनी मोर, अब इससे ज्यादा मैं सह भी नहीं सकता। आई हैव एक्सेप्टेड डिफीट। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और यही मेरी अवस्था है। अब आप इसको देखेंगे तो डिसकंसर्न, डिसकंसर्टेड, इस तरह के रूब्रिक्स में ये जा रहा है। अगर वही उसका वर्सन अगर ऐसा है कि somehow I am pulling on, he tells you in an egoistic tone, अगर वो थोड़ा सा एक हॉट एक इगोइस्टिक टोन में अगर ये बात करता है, डॉक्टर साहब ठीक है खींच रहा हूँ, चल रहा है, जैसे मैं चला तो रहा ही हूँ। एंड अगर उसके साथ ये कहता है कि बट इफ आई गेट मेडिसिन इट विल बिकम इजी टू डू। कह रहे डॉक्टर साहब काम तो चला ही रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप कुछ मदद कर दें, कोई अच्छी दवा दे दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब आप यहाँ देखिए कि उसके अंदर ईगो है, लेकिन फिर भी आपको उसका बेगिंग दिख रहा है। कह रहे डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन आया तो आपके पास है। तो आप अगर उसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे
तो आप श्रीकिंग एड में इसको ले सकते हैं। हाँ, कि वो कुछ आपसे मांगने आया है, आप उसको एरोगेंट में नहीं लेंगे, आप उसको हॉटी में नहीं लेंगे, जैसे वो कह रहा है ना कि हाँ मैं चला रहा हूँ, इगोइस्टिक उसमें भी नहीं लेंगे। तो एक पेशेंट के पूरे वर्सन को, उसके अंदर की पूरी बात को, जिसको कि डॉक्टर संकरन कहते हैं कि उसके सेंसेशन को पकड़िए, वो उसके अंदर चल क्या रहा है, वो आपको एक दो क्लू देगा, वो पूरा क्लू नहीं देगा, वो पूरा रूब्रिक परोस के नहीं देता। कोई भी मरीज सिर्फ अपनी बात अपने अंदाज में कहेगा, और वो भी उसका अंदाज इलाके पे वेरी करेगा। नॉर्थ इंडियन पेशेंट है तो नॉर्थ इंडियन अंदाज में कहेगा, साउथ इंडियन पेशेंट है वो कश्मीर का, केरल का, नॉर्थ ईस्ट का, सब अपने अपने अंदाज में कहेंगे, लेकिन बात वही कहेंगे जो उसकी बीमारी के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह से हम लोगों को स्टडी करना चाहिए, और हमारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं। हमारा ग्रुप बहुत रिच ग्रुप है, हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर्स हैं, तजुर्बे वाले डॉक्टर्स हैं, और हम सब लोग अपनी अपनी क्लिनिक में जो अध्ययन करते हैं उसी में से कुछ केसेस स्टडी के लिए निकाल कर अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। मेरी एक छोटी सी अपील है, मैंने अशोक जी से रिक्वेस्ट भी किया था कि एक लेक्चर जब आप सब लोग तैयार होंगे तो पब्लिक हेल्थ एंड होम्योपैथी पे मैं करना चाहता हूँ। मैं तैयारी कर रहा हूँ, 1-2 दिन और मुझे चाहिए, मेरा लेक्चर तैयार हो जाएगा। उसमें मैं 3-4 केसेस भी दिखाऊंगा और उसके एविडेंस के साथ केस दिखाऊंगा। फिर आपको पब्लिक हेल्थ की जो बारीकियां हैं, उसमें सरकार के नियम कानून क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, हम कहाँ खड़े हैं, और हमारी होम्योपैथी के क्या क्या स्कोप हैं, ये मैं चाहता हूं कि अपने ग्रुप में डिस्कस करूं। आप लोग अगर इजाज़त देंगे तो अगले 1 हफ्ते में कभी भी हम ये लेक्चर करेंगे और वो बहुत पसंद आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इजाजत की जरूरत नहीं है, अधिकार से बोलिए। आप जब चाहो बोल दीजिए। नहीं, बस मैं 2 दिन में अपना लेक्चर तैयार कर लूंगा। लगभग 60-70 स्लाइड्स हैं, तो उनमें से 10 स्लाइड्स काट दूंगा। 60 स्लाइड्स हैं, 1-1 मिनट का एक स्लाइड, तो 1 घंटा, लगभग औसतन 1 घंटा का वो लेक्चर होगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज कि हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर संकरन को दिल्ली में लेकर आए। डॉक्टर संकरन इस पूरे साल में व्यस्त हैं, बाहर। हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा मत करो, आप कम से कम साल में एक बार हमारा एक मेगा सेमिनार होगा, और वो हमारे ग्रुप की तरफ से हम ही लोग ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हैं। तो अशोक जी से बातचीत हुई है, अशोक जी लिस्ट भी बना रहे हैं कि पूरे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ रीजन से एक कोऑर्डिनेटर होंगे। और मैं आज उसी सिलसिले में गया हुआ था हॉल की बुकिंग के लिए। लगभग 700 की कैपेसिटी का एक बहुत ही खूबसूरत हॉल है, बहुत ही बेहतरीन हॉल है, ऑडियो विजुअल उसका बहुत बढ़िया है, पीसफुल है, बस अड्डे के पास है, और उसके आसपास होटल्स भी बहुत सस्ते हैं। जो हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं जिनके होटल्स हैं, तो उनसे बातचीत कर लेंगे तो बहुत सस्ते में हमें होटल्स भी मिल जाएंगे। तो मन बनाइए हमारे ग्रुप के सभी दोस्त कि हम इस बहाने गेट टुगेदर होगा हमारा, और एक ग्रैंड मास्टर से बिल्कुल आमने सामने मुलाकात होगी और बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो मेरी तरफ से अभी तो इतना ही। बाकी और सब दोस्त लोग हैं बोलें, और कुछ बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपके साथ। हम सर थोड़ा सा एक्यूट्स के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए ना, अगर आप कर सकते हो। एक्यूट्स के बारे में क्या? जैसे कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, जैसे एक्यूट कोलिक में आ रहा है, पेन में आ रहा है जी, तब आप किस तरीके से डील करते हैं? एग्जैक्टली देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्यूट्स के केस में भी आपको इधर उधर जाने की, बल्कि एक्यूट बहुत आसान है। क्रॉनिक में आपके पास स्कोप है, आपके पास पूरा समय है। एक्यूट में मरीज आते सीधे आपको रूब्रिक देता है, सीधे रूब्रिक देते हैं। मैं अभी आपको हमें अभी आपको अपने वाइफ का एक केस दिखा रहा हूँ। वो फीवर में, अच्छा, वाइफ का एक केस बताया था आपने? सॉरी पार्डन? नहीं, वाइफ का एक केस, मैं ऐसा सुना, एक वाइफ का केस। ऐसा मत सुना कीजिए, ऐसे सुनेंगे तो फिर घर में आग लगाएंगे आप। चलिए, तो उस केस में एक्चुअली हुआ क्या कि उनको बुखार आया, माइनर बुखार था। नेचुरली कुछ सीविंग वगैरह था शुरू में, लेकिन उसके साथ लोअर लेग में पेन था। बुखार 102-103 तक जा रहा था, लेकिन उतनी रेस्टलेसनेस उसमें नहीं थी, बेचैनी नहीं थी, बड़ा क्वाइट था, ड्राइनेस था, सब कुछ था। नेचुरली वो भी डॉक्टर हैं तो उन्होंने अपने तरीके से ब्राइनिया ले लिया।
फिर उनके बाद उनको कॉफ वॉफ दिखा तो उन्होंने हीपर सल्फ ले लिया। इस तरह से वो खुद वो करने लगी। अब हमारे घर में बेटी भी नई नई डॉक्टर बनी हुई है, तो उसने अपनी तरफ से देखी कि मम्मी बहुत बेचैन है तो उसने आर्सेनिक दे दिया। अब मुझे ये सब पता नहीं था, हाँ, चूंकि मैं अपनी क्लिनिक में व्यस्त हूँ, सामने जाता था, क्या हाल चला, हाँ ठीक है। तो अब थर्स्ट उसमें बड़ा कॉमन था, सब कुछ था, लेकिन जो रियल फील था, मैंने कहा कि भाई आप 2 दिन 3 दिन आपके बुखार को हो गए, वैसे तो आजकल वायरल फीवर हफ्ता 10 दिन ले रहा है। दिल्ली में हम जितने भी केसेस देख रहे हैं हाई राइज टेम्परेचर का। आज मेरे पास एक बहुत ही क्वालिफाइड मतलब एमडी डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर पुन का केस आया। वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेने में मुझे कोई, आज सुबह सुबह आए, क्या डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, बुखार तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये ब्रोंकाइटिस नहीं जा रहा है। हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत हो गई सर? तो नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ना, इसके पहले मुझे आईबीएस वगैरह था, मुझे ऐसा लगता है कहीं सीओपीडी वगैरह में ना कन्वर्ट हो जाए। अब आप देखिए कि यहाँ पर उनका क्लू है। मैं अपनी वाइफ के केस पे बाद में आता हूँ, पहले चूंकि ये सामने आ गया। मैंने कहा सर सीओपीडी का क्या मतलब है, आप तो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आपको ऐसी कैसे लग रहा है? नहीं यार कोई भरोसा नहीं है, पहले मेरा पेट खराब था, बाद में वो आईबीएस हो गया था। हमने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सिंपल पेट खराब आपका आईबीएस हो गया? क्या है, अभी भी मैं देखो एजेथियोन ले रहा हूँ, ये सब इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा हूँ। अब मेरी हालत ये है कि मुझे लगता है मेंटल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कुछ साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्टेरॉइड्स बंद नहीं हो रहा है। ऊपर से जब ये आए तो अब ये फियर जो उनके अंदर है ना, वो बहुत प्रिडोमिनेट कर रहा है कि कहीं ये ना हो जाए। अब ये जो प्रीडिस्पोजिशन है, इसको देखकर अल्टीमेटली हमने कहा सर क्या हो जाएगा? तो नहीं कुछ तो दवाई दो, तुम्हारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आती है, कम से कम यहीं पर बीमारी को रोक ले। अब इस पूरे केस को आप देखें कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आएगी, एक्यूट केस में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। या हो सकता है कि वो तो डॉक्टर थे, उनको होम्योपैथी का नहीं पता कि ये लोग बोलने के अंदाज पर भी दवाई निकाल लेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो किया, उसमें आपको क्या लगता है? आप खुद ही सोचिए, बहुत सिंपल। इसके पहले वो अपना जाहिर है कि पार्डन पुराने एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे हैं। हाँ, तो अब इस तरह के केसेस में आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता, 2-4-5 मिनट में आपको एक्यूट डिसाइड करना है। ये केस मैंने एकोनाइट दिया और शाम तक, अभी थोड़ी देर पहले तक उनका मैसेज आया हुआ है कि गेटिंग रिलीफ एंड होपफुली 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आप देखिए कि हम लोग सर जब तक पेशेंट के हार्ट तक नहीं पहुंचेंगे, सोल ऑफ द सिम्टम्स तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी दवा काम नहीं करने वाली। मैंने अब वापस अपनी वाइफ के केस पे आते हैं। वो ब्राइनिया ले चुकी हैं, आर्सेनिक ले चुकी हैं, हिपरसाल्फ ले चुकी हैं, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है। बाद में एविडेंस भी नहीं मिल रहा है। उनका विडाल नॉर्मल है, मलेरिया पैरासाइट नहीं है, कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव है। एक ही चीज था कि उनका ईएसआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, ईएसआर 105 तक चला गया था, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ था, हीमोग्लोबिन लगभग 10 ग्राम के आसपास था। इसके अलावा कोई पैरामीटर्स नहीं है। एक्सरे चेस्ट में हल्का सा कंसोलिडेशन था लंग्स के राइट साइड में, लंग्स के लोअर पार्ट में। दैट इज ओनली द क्लू। नेचुरली हमारे एक कलीग, मेरे एक फ्रेंड हैं जो इनका नर्सिंग होम भी है, वो भी हमारे फैमिली मेंबर की तरह, घर की तरह है। वो अपने प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं, तो वाइफ और हमारी बेटी ने तय किया कि उनको दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर जावा के पास चले गए। डॉक्टर जावा ने देखते ही कहा कि अरे ये तो कंसोलिडेशन है, ये इसमें कुछ पैरेन्काइमा हमको दिख रहा है और मुझे लग रहा है निमोनेटिक पैच है, और हो सकता है कि सीईसीटी करा के देख लो, शायद कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ लंग्स में पानी वानी भी हो सकता है, कुछ इस तरह का भी उनको वो लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, करा के देख लेते हैं। लेकिन हमने उस पूरे केस को देखा और हमने देखा कि उनके अंदर एक फियर है। और वो फियर क्या था? वो फियर ये था कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमने कहा कि क्या होगा, क्या मतलब है? आप बुखार है आपका बहुत ज्यादा होगा, तो चूंकि सीवरिंग के साथ हो रहा था और लोअर लिम्ब में पेन था, आप एकोनाइट का फीवर पढ़िए, बर्नेट को पढ़िए, बिल्कुल आप फाटक को पढ़िए, एकदम एग्जैक्टली ये सारे सिम्टम्स थे। एकोनाइट देते ही सर
6 घंटे के अंदर उनका बुखार ग्रेजुअली डाउन होना शुरू हुआ, बिल्कुल होम्योपैथिक जिसको बोलते हैं ना, हेरिंग्स लॉ को फॉलो करता हुआ। 104 तक बुखार गया था, दूसरे दिन 103 तक गया, तीसरे दिन 100 पर आके रुका, उसके बाद 99 और उसके बाद 98 पर। मतलब चौथे दिन से बुखार बिल्कुल, और वो नॉर्मल हो गई, उनकी भूख खुली, उन्होंने स्नान किया, बढ़िया से टंग क्लीन किया, और उसके बाद वो खिचड़ी दलिया वगैरह सब पे आ गए। तो एक्यूट केस में तो सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, खास करके केस को अगर आप ठीक से फील को समझ लें कि पेशेंट का फील क्या है, तो बहुत इजी है। हाँ, बहुत आसानी से हम वहां तक पहुंचते हैं। तो ये सारे क्लूज हैं। मैं आपको और भी अगले जब लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 एक्यूट्स और 1-2 क्रॉनिक केस आपके साथ शेयर करूं। जी सर, ये जो डॉक्टर साहब का केस था, आपने उसमें कुछ रूब्रिक्स का सहारा लिया या आपका जो फीवर का अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से? सर उसमें देखिए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ एक लीडिंग सिम्टम तलाश लेता हूँ और लीडिंग सिम्टम्स पे मैं अपना काम करता हूँ, और बाद में अगर सेमिनार देना है तो फिर मैं बाकी सिम्टम्स ढूंढता हूँ और मिल जाता है। तो एक्यूट में सर आपके पास इतना वक्त नहीं होता रेपर्टराइज करने का। एक्यूट में आपको अपने एक्सपीरियंस से चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में अगर आप फंसते हैं, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि हर एक्यूट में आप फटाफट पहले ही रूब्रिक से निकाल लेंगे, जब आप फंसते हैं तो फिर उनकी डिटेल करनी पड़ती है। जैसे आज का जो केस था डॉक्टर पुन का, वो सेकेंड टाइम केस था। वो करीब अभी शाम तक उनको 30-40% रिलीफ है, और उनकी पर्सनालिटी देखेंगे तो आप कह नहीं सकते इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि वो फुल ऑफ डिजीज हैं, दुनिया भर की चीजें, IBS चल रहा है, डिप्रेशन भी चल रहा है कई, क्योंकि वो उनकी दवाइयां पिछले 40 सालों से चल रही हैं। अब जाहिर है कि उन दवाओं के सिम्टम्स में होम्योपैथी, हम पहले से ये सोच सकते हैं कि शायद इतनी कॉम्प्लेक्स केस में होम्योपैथी काम ना करे, लेकिन एकोनाइट ने काम किया, उनको एटलीस्ट होम्योपैथी के प्रति भरोसा दिला दिया। तो इसलिए सर मुझे लगता है कि एक लीडिंग सिम्टम, एक हर मेडिसिन में एक जिसको कहते हैं ना चाबी होती है, एक मास्टर की होता है, उस मास्टर की से आप एक्यूट को डील करिए सर। मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने इसमें फियर को ज्यादा हमने फियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हाँ, और एकोनाइट में आपको पता ही है कि फियर बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। हाँ, और सडनली, अचानक से, उसमें एक चीज और है, एकोनाइट का सडननेस है, वो अचानक उसको ये लगता है, जब उसमें इतना समय नहीं है, तो सडन और फियर, ये दो चीजों से मैंने एकोनाइट को लिया अपने वाइफ के केस में भी, और रिजल्ट मिला। हाँ, तब है कि इसमें हमने हाई पोटेंसी यूज किया था, एकोनाइट 1M हमने यूज किया, और उसमें अच्छा ये रिजल्ट मिला। सर एकोनाइट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने किया जी, यानी काफी केसेस में। तो वो ये मैंने सीखा था इसको इंटरप्रेट करना, जो सडन और वायलेंस और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, वो मैंने सीखा। डॉक्टर अमजद खान सर भोपाल से है, क्लासिकल होम्योपैथ है जी, और उनके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो उन्होंने एक बार बताया था कि तो पता नहीं कौन से लेक्चर में, कि एकोनाइट का जो वायलेंस और सडननेस ऐसा होता है, पेशेंट ऐसा होता है कि आप देखकर केस छोड़ दोगे जी, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये केस अपने बस का नहीं है, इसको छोड़ दो। यानी उनका तो मकसद वायलेंस बताने का था, लेकिन मैंने उसको एम्पैथेटिकली लिया जी कि कितना खतरनाक होगा। फिर मेरे पास ऐसे केस आए एक्यूट्स, जो सही में मुझे डर लगने लगा, यार इतना खतरनाक सिम्टम से पेशेंट इतना खतरनाक तकलीफ में है, और अचानक से शुरू हो गया है तकलीफ। ये दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की और एकोनाइट दिया और इंस्टेंटली रिलीफ मिला। उसके बाद से मैंने उसका मटर रेमेडी का ये बना लिया था, मतलब मेरे लिए पर्सनली, इसको यूनिवर्सल, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग होती है ना, कोई डेयरिंग वाला होता है तो हो सकता है न डरे, लेकिन मुझे और इस एकोनाइट की सडननेस दोनों को मैंने जज कर लिया जी। तो मैं जब भी घबराता हूँ ना कि ये केस मेरे बस का नहीं है, तो यार ओवर हो रहा है यानी खतरनाक है, तो मैं एकोनाइट दे देता हूँ। और मोर देन 90% केस में मैं बिना पूछे कि क्या हो रहा है रिलीफ पाने लगता है पेशेंट। तो एकोनाइट का बहुत किंग पिन, जो अगर ऐसा मिल जाए तो बिना सोचे हम दे सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको फाटक को पढ़ के सुनाता हूँ। फाटक लिखते हैं,
its symptoms are acute, violent and painful. They appear suddenly, remain for a short while as a big storm which soon blows over. ये एकोनाइट है, acute, violent and sudden. Yes. और उसमें एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, वैक्सेशन सब आपको मिलेगा, शॉक भी मिलेगा, फियर, फ्राइट सब मिलेगा। राइट। लेकिन एकोनाइट का जो ये सडननेस है, अचानक एक तूफान की तरह आएगा और पूरा तहस-नहस करके चला जाएगा। दिस इज द ट्रू ऑफ एकोनाइट एंड रियली हम लोगों ने इसको कई केस में देखा। एकोनाइट एक बड़ा यूनिक केस था जिसको मैंने, डॉक्टर मोहंती ने और डॉक्टर प्रेम ने, हम तीनों लोगों ने मिलकर उस केस को देखा था। वो सोरियासिस का केस था और उस केस में हम करीब 5 साल तक जूझते रहे और पेशेंट बहुत रिच था और उसका एक अपना उसके मन में एक वो होता था कि नहीं सर वो तीनों डॉक्टर साहब आने चाहिए। हालांकि वो प्राइमरी मेरे पास केस आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ना 2-3 और डॉक्टर को बुला दो। उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, उसको लग रहा था कि 2-3 डॉक्टर मिलकर बढ़िया से देखेंगे। उसमें ये जो सडननेस था उसका, अचानक वो आके मतलब मरीज अचानक से कहता डॉक्टर साहब ये देखिए ना एक नया दाना आ गया। तो हमने कहा क्या हो गया? ये तो आपका सोरियासिस है, आपको डॉक्टरों ने कह ही रखा पूरी जिंदगी चलेगी, एलोपैथी वालों ने तो यही कह रखा था और स्टेरॉइड्स पे डाल दिया था और फिर कहा कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं, उसका भी हम इलाज करेंगे। तो हमने कहा कि अब आपको क्या? नहीं डॉक्टर साहब ये एक नया दाना आ गया। और जालंधर की पेशेंट दिल्ली चली आती थी, 5 घंटे ट्रेवल करके एक छोटे से दाने के लिए आती थी। तो सडननेस से डॉक्टर प्रेम ने कहा कि ये एकोनाइट है, इसको एकोनाइट पे रखो। हम लोगों ने 50 मिलीस्मोल पोटेंसी से, और आप यकीन मानिए सी इज 99.9% ऑल राइट। अब वो छोटे मोटे दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए दवाई लेती है। तो ऐसा नहीं है सर, एक्यूट मेडिसिन क्रॉनिक में भी बहुत बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। बस यही है कि उस मेडिसिन का जो सोल है हमको उसको पकड़ना है। और शायद अशोक जी से मैंने शेयर किया था, अभी हम लोग एक मैगजीन की टाइटल रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका टाइटल है रिव्यू ऑफ माइंड रूब्रिक्स इन होम्योपैथी। ये जर्नल हम लोगों का होगा, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी होगी और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस तरह की तमाम रेयर सी चीजें, देखिए होम्योपैथी की जो रियल टीचिंग है वो कई दशकों से नहीं हो रही है। हम बस एक केस के आधार पर 2-4 रूब्रिक्स लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए होल उस मेडिसिन को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर शंकरन ने भी इस बात को कहा। डॉक्टर बिथुलकास और डॉक्टर शंकरन के बीच की जो पूरी डिबेट है वो भी सुनने लायक है। डॉक्टर बिथुलकास थोड़ा सा होलिस्टिक उसमें जाते हैं, शंकरन कहते हैं कि जब हमारे पास ये जो सेंसेशनल अप्रोच है, हम अगर इस अप्रोच से ही काम चला लें तो हम उसमें क्यों जाएं। लेकिन बाद में उन दोनों के डिबेट से जो बात निकल के आ रही है कि एक होलिस्टिक स्टडी आपको करनी पड़ेगी अपने लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए, और मुझे लगता है कि वो हम लोगों को काफी इनरिच करेगा। तो हमारा ये जर्नल, अपना ये प्लेटफॉर्म और बीच बीच में 1.5 साल 2 साल पर एक बड़ा मेगा सेमिनार, ये हम लोगों को आगे लेके जाएगा। और यकीन मानिए और भी बड़े अच्छे लोग जुड़ेंगे, काफी लोग हमारे इस ग्रुप से जुड़ेंगे और हमारे साथ उनका वो शिरकत करेंगे, वो हमें सिखाएंगे भी और हमारे ग्रुप से वो सीखेंगे। तो मेरी ये कोशिश है दिल्ली के आसपास के करीब जितने भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं जिनका तजुर्बा भी है, उन सबको हम अपने इस ग्रुप से जोड़ें और अपने इस ग्रुप को और इनरिच करेंगे। ठीक है सर। एकोनाइट की बात चली तो वो शेर याद आ गया, आवारा हवा का झोंका हूँ। इसमें आवारा वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। अभी फाटक का भी एक एक्सपीरियंस में बताता हूँ। आवारा जिसको मैंने मीनिंग उसका मैंने इंटरप्रेट आवारा हवा का झोंका वहां निकला हूँ पल दो पल के लिए, वो अल्ताफ रजा ने कहा था। तो मस्ती वाला सॉन्ग था, लेकिन एकोनाइट वैसा होता है। दूसरा मैंने एक फर्क देखा एकोनाइट और कैलकेरिया का, जो थियोरिटिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकली भी देखा कि एकोनाइट अगर डरा हुआ होगा ना, क्या होगा उसको अगर हम समझा दें ना, तेरा पल्स ठीक है, देख पल्स ठीक है, तेरा बीपी ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी आ जाएगा, तो वो शांत हो जाता है। तो एंजाइटी कोल्डिंग एमिलियरेट्स। और कैलकेरिया वाला होता है ना, उसको साले को जितना भी समझाओ जब तक कैलकेरिया का डोज नहीं जाएगा ना तब तक उसका दिमाग शांत नहीं होगा। वो काउंसलिंग से नहीं आता है, एकोनाइट काउंसलिंग से शांत हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये प्रैक्टिकली देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैलकेरिया डिवीजन में चला जाता है ना, वो कोल्ड वाटर एमिलेशन जो रूब्रिक है ना उसका, वो एक लाइन है ना, आए तो
आए, क्या है वो गाने की पंक्ति मुझे याद नहीं आ रहा है, कि तुम आए मेरी जिंदगी में तूफान की तरह और चल दिए एक ठहरी बरसात की तरह। तो वो ही है एकोनाइट। वो बिल्कुल ऐसे आएगा कि जैसे पता नहीं दुनिया उलट गई, और जब आप उससे बात कर लेंगे और एक खुराक उसकी दे देंगे, कहेगा हाँ अब सब ठीक है डॉक्टर साहब से, तो कहे कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तूफान आ रहा है, ये हो रहा, वो नहीं सर वो अब ठीक है सर, अब ठीक है। मेरे पास एक डायबिटीज का केस था अरुण सर जी। वो पेशेंट को शुरू किया दवाई हमने, ठीक है ना, पहली बार तो मैं कुछ दिया था, मुझे याद नहीं, उनको शायद से सल्फर दिया था मैं पहली बार। उनकी शराब की दुकान है यहाँ पर, बहुत ही सीनियर मेंबर है मतलब, और सोशल है बहुत ज्यादा, तो ऐसी सब चीजों से मैं हिपोक्रेसी वगैरह लेके उनको सल्फर दिया। पर वो जब नेक्स्ट टाइम आए, तो वो जब आए ना, मतलब आफ्टर शुगर वर्क चेक नहीं किए, और आने के बाद में गोलियां खत्म हो गई, तो ऐसे आए गोलियां संपल्या, तो इस तरह के छोटे बच्चे के जैसे आए, दवाई खत्म। तो मेरा कैसे लग रहा है, कुछ नहीं, अभी आप दवाई दे रहे तो ठीक होने वाला हो। फिर मैं सोचा, मेरा यार क्या, फिर एसएल दिया, मैं समझ में नहीं आया। नेक्स्ट टाइम अगेन ही केम लाइक अ चाइल्ड, ही केम से दवाई खत्म डॉक्टर साहब। फिर मैं बोला यार ये बंदा जो आ रहा है ना, ये सल्फर की इफेक्ट से नहीं आ रहा है, ये मेरी रीएश्योरेंस पे आ रहा है। एंड देन आई गेव हिम एक्कोनाइट 6, आई स्टार्ट विद 6 यूजुअली, तो आई गेव हिम एक्कोनाइट 6 3 डोसेस, ओके। एंड बिलीव मी, उसके बाद में उनको मुझे रिपीटेशन अभी तक देना नहीं पड़ा, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड उनकी शुगर इज टोटली नॉर्मल। दिस इज बीन मोर देन 7 to 8 years now. This has been more than 7 to 8 years. Aconite 6. The reason why I start with 6 is because most of the provings are done in 6 potency. So most of the mild symptoms are developed in 6 potency. ये बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने जो कहा ना कि जो प्रूविंग्स हैं, इसको देखिए मटेरिया मेडिका प्यूरा को हमको फॉलो करना चाहिए। और आप देखिए कि मास्टर्स ने कौन सी पोटेंसी प्रूव की है। तो आपके पास इससे बढ़िया क्लू क्या हो सकता है। बहुत अच्छा आपने किया। और ये मुझे लगता है कि हमारे जूम पर जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि जरूर देखिए हमारे साथ ना अच्छी किताबों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मास्टर हैनीमैन की सारी किताबें और आजकल के मास्टर्स की जो किताबें हैं, बाकी तो बीच की सब ऐसे ही हैं, सब कॉपी पेस्ट है। ओरिजिनल प्रूवर्स की किताबें लीजिए, एनसाइक्लोपीडियाज रखिए। उसके बाद जो आज इंटरप्रिटेशन है, जैसे बिथुलकस ने किया है, शंकरन ने किया है, एमएल सहगल ने जो परफेक्ट मैथमेटिका लिखी है, इन सब से आप उसको जोड़िए, आपको बेहतरीन रिजल्ट। जैसे एकोनाइट में क्या है, एकोनाइट में वायलेंट तो है लेकिन उसके साथ जो इम्पेशेंट है, एक एकोनाइट का जो इम्पेशेंट है वो रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट है, सडन है, वायलेंट है, लेकिन वो इम्पेशेंट भी है, फटाफट कुछ चाहिए, वो तूफान की तरह आएगा और इतना आपको क्लिनिक को भी हिला के जाएगा तूफान की तरह। तो आप समझिए कि ये उसमें बहुत सारी चीजें, रेस्टलेसनेस में आपको आर्सेनिक भी है, बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा मेडिसिन हैं उसमें। लेकिन एक्यूट, सडन, वायलेंट और इम्पेशेंट, इन 4 को जोड़ दीजिए तो आपका एकोनाइट का बिल्कुल क्लियर कट केस बनता है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। और अरुण सर, मैं एकोनाइट यूज करता हूँ, एक रूब्रिक है मुझे बहुत पसंद है, एंग्विश विद रेस्टलेसनेस। यस, मतलब पेशेंट में इतनी पीड़ा होती है और उसके साथ में उसका एक लाइट डिजायर, मतलब ये बिल्कुल 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 क्या है डॉक्टर साहब, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन मैं बहुत लेता हूँ। बस बिल्कुल क्या है, और ये एंग्विश पकड़ लो, लाइट डिजायर पकड़ लो। बस आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, बिल्कुल एब्सोल्युटली इस पे दे दो। इफ एकोनाइट डजंट हेल्प, थोड़ा पेशेंट चिल्लाने क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्या है, फिर मेलाडोन, नॉइज इंक्लाइन टू बेड। बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल। मतलब एंग्विश में अगर कोई आता है और गाली करे, अच्छा दर्द जाए नहीं रहा, तो आर्सेनिक दे दो। बिल्कुल अभी जो पेन में बहुत बढ़िया, आपने तीनों मेडिसिन बहुत बढ़िया से क्लियर किया। बिल्कुल उसके बिल्कुल उसके अंदर का वायलेंस, उसके अंदर का एब्यूजिवनेस, उसके अंदर का एंग्विश, ये तीनों को आराम से वो कर लेगा। बहुत सुंदर करता है ना। और अगर क्रॉनिक में अगर अब्यूजिव है, अब्यूजिव विद पेन है, तो एक बहुत अच्छा रेमेडी है, मैं बहुत बार यूज करता हूँ उसको। जब आपको लगता है कि पेशेंट आर्सेनिक है, आर्सेनिक देकर ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है कोरालम रूब्रम। ये बहुत यूज करता हूँ सर मैं, खास करके गैंग्रीन के केसेस में मैं कोरालम रूब्रम बहुत बार यूज किया हूँ। कि अब्यूजिव है, हम पेशेंट को पूछते हैं कि ये दर्द में क्या करता है, तो गाली गलौज करता है सर।
तो आर्सेनिक से डर ये होता है कि यूथनेसिया हो जाए, तो आप थोड़ा सा कोरैनम को स्टडी करो। कोरैनम रूब्रम के कोरैनम मैंने यूज नहीं किया है। मैं कम से कम सर आपको 50 गैंग्रीन के केसेस बता सकता हूँ कोरैनम रूब्रम। माशाल्लाह इतना सिंपल है। ये अब्यूजिव वाला ना देखो सिर्फ 4 रेमेडीज है, और सालावर तो आपने इधर बहुत ज्यादा यूज है। ये साला दर्द छिड़ ही नहीं रहा है, ऐसा भे करेगा रुक जाएगा। अभी गाली गलौज मेरे जैसा नहीं कि बोल दे सीधा, तो वो सही तो ये वाला जो है ना, ये मैं देखा हूँ, ये एक साला जाता ही नहीं है, ये दर्द ने काम ही नहीं करने दे रहा है। तो नक्सवामी का थोड़ा सा गाली आ गया, अभी जो पेन आ गया, और ये दर्द नहीं जा रहा है। उसकी इरिटेबिलिटी जैसे ही दिखी वो नक्स की तरफ जाएगा, नक्स आ जाता है। तो कंप्लेनिंग ऑफ पेन एंड अब्यूजिव विद पेन, यस सिंपल। तो देन वी गो विद नक्स। ये छोटे छोटे बहुत अच्छे ये नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि हम में से कुछ सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियां बांटें। हम में से कोई तो एक्यूट रेयरेस्ट मेडिसिन पर जाए, हाँ उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत जरूरी है आजकल। देखिए मैं आपको कभी बताऊंगा, आजकल मैं एक जितने भी एलर्जिक जिसमें आईजी लेवल बहुत हाई होता है, जितने भी एलर्जिक केसेस हैं उसमें मैं हिस्टामिन यूज कर रहा हूँ। और हिस्टामिन मुझे इतना बेहतरीन मतलब रिजल्ट दे रहा है। मेरे पास उसकी कोई लिटरेरी एविडेंस अभी तक नहीं है, लेकिन मैंने करीब 1 दर्जन मरीजों के पूरे सिम्टम्स को नोट करना शुरू किया है, और हिस्टामिन से मैंने पैथोलॉजी को डाउन होते देखा है। 1000, 1500, 2000, एक मरीज का तो वो 3000 को क्रॉस कर गया था आईजी लेवल, वो लेस देन 100 आया है, और विद इन 2-3 वीक्स में। तो कभी कभी कुछ अच्छी दवाइयां जो है ना होम्योपैथी में आई हैं, जैसे डेंड्रापोल करके एक दवा है जो शंकरन ने एक बार पढ़ाया था। हाँ, फिर ऐसे ही आपको फाल्को है, उसको भी मैंने देखा। फाल्को कई सीरियस केस में बहुत बेहतरीन यूज। तो हम लोग ऐसा करें कि कुछ अपने में से एक तरह के मेडिसिन को हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको हम अनाउंस कर देंगे पहले, या केस वाइज हम उसको करें। और पॉलीक्रेस्ट पर तो हम पढ़ ही रहे हैं, पॉलीक्रेस्ट तो हम वो कर रहे हैं। लेकिन जो नया ये डायमेंशंस हैं होम्योपैथी में, नई दवाइयां आई हैं, आप जैसे एक दवा आई है रेनन कैलकुलाई करके, तो अच्छा काम कर रही है। मुझे हैरानी होती है। अच्छा, मैंने रमन आरपी पटेल को पढ़ा, वो टाउटोपैथिक कॉन्सेप्ट से होम्योपैथी में वो किए, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे उनकी स्टेफाइलोकोकीन, स्ट्रेप्टोकोकीन बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको बहुत सारे मैलिग्नेंट फीवर में पायरोजिन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह की भी दवाओं पर हम लोगों को स्टडी करना चाहिए, उसके मेंटल सिम्टम्स को ढूंढना चाहिए। और मुझे लगता है जो अपना जर्नल है जो हम शुरू करने वाले हैं, उसमें आप सब लोगों को बहुत सक्रिय रूप से भाग लेना है। रिव्यू ऑफ माइंड रूब्रिक्स इन होम्योपैथी, ये हम लोगों को काफी मतलब हमारा एक लेवल हाई करेगा। तो सेमिनार, इस तरह की मंथली क्लासेस, मास्टर्स की क्लासेस, और उसके बाद एक जनरल क्लास जिसमें कि हम ओपन करें, सबको इसमें आने दें, जितने भी बिगिनर्स हैं उनको आने दें। कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या उसमें नई लिटरेचर्स। फिर हमारे पिछले लेक्चर में आया था कि सर मेडिसिन कहाँ से मिलते हैं, वो भी बताओ। जरूर बताएंगे। मैं अपने स्लाइड्स में तो उनका एड्रेस भी दे दूंगा कि मैन्युफैक्चरर मैं आईबीएस में बहुत बार यूज करता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत यूनिक है सर। फेल्यूर वाला फीलिंग बहुत ज्यादा है स्ट्रेप्टोकॉक्सिन में। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हम लोग वो करें। तो डॉक्टर लियाकत, डॉक्टर हारून, डॉक्टर अशोक, मुझे माफी चाहिए क्योंकि मेरे मरीज आके बैठ गए हैं, और आज थोड़ा ज्यादा है, सैटरडे काफी रस होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस डिस्कशन को ऑन रखिए, और मुझे इजाजत दीजिए। मैं अपना ये लैपटॉप ऑन रखूंगा, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन मैं साउंड म्यूट कर दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू। नमस्ते। तो एकोनाइट की कहानी हुई। अब एकोनाइट का मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। हाँ जी बिल्कुल। मैं नया उस समय होम्योपैथी चालू किया था, तो अपने गांव में, तो गांव का लड़का, गांव की बहू, तो नवरात्रि का सीजन चल रहा था। एक लेडी रोज सिंघाड़े जो होते हैं ना पानी के अंदर, ब्राउन कलर का, मैरून कलर का सिंघाड़ा, जानते सिंघाड़े का आटे का केवल वो खाती थी और कुछ भी नहीं ले रही थी।
तो उसका सडन 5वें 6वें दिन, नवरात्रि के 5वें 6वें दिन शाम को लंग्स उसके कोलैप्स होने लगे। दिन में 2 बार नहाना, 3 बार नहाना, और केवल सिंघाड़े सिंघाड़े पानी में रहता तो उसकी तासीर कहते हैं ठंडी होती है। तो वहां एक एलोपैथी डॉक्टर थे गांव में, उनका फोन आया, बोले अशोक ऐसा है। वो समय में छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर जो माउंटेन में चढ़ने के लिए रखते हैं वो मैं रखता था, कि हम वहां गांव में सिलेंडर नहीं मिलते थे तो इमरजेंसी में लोगों को दे। तो उनका फोन आया, बोले सडन अशोक ऐसा हो गया कि वो कोलैप्स हो जा रही है और उसको बड़े हॉस्पिटल भेजना है। मैंने कुछ एंटीबायोटिक और दवाइयां दे दी हैं, तो मान के चलो 1 घंटे तो बच जाएगी वो, और उसको सिलेंडर ला के दे दो। तो मैं बोला ठीक है, गया उसको दिया छोटा वाला जो सिलेंडर रहता है वो लगाया। तो लगाते ही लगाते उसने थोड़ी सी आंखें खोली और उस डॉक्टर से बोले भैया अभी तक तो बचा लेते थे, आज मैं नहीं बच पाऊंगी। ये उसकी वर्डिंग थी। तो मुझे क्लिक हुआ और मैंने उनसे बोला कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है, जब तक कार आ रही है, उनकी एम्बुलेंस आ रही है, तब तक एक दवाई लाके मैं देता हूँ। ठीक है बोले, और तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, दे दो आपको जो लगे। तो मैं गया, एकोनाइट मेरे पास 200 थी, एकोनाइट 200 लाया। जब तक मैं लाके पहुंचा तो उसके ये जो दांत थे वो पूरे बंद हो चुके थे, वो जबड़े बन जाती है ना, वो बंद हो चुका था। तो मैंने उसको लिया, कॉटन में उसके दोनों नथुने में लगाया, उसकी नाभि में डाला और उसके हस्बैंड से बोला कि नाखून पे रब करो, पैरों पे रब करो। ऐसा करते करते, और जब एम्बुलेंस आई तो मैं बोला बस आप इसे नाक के सामने रखे रहने देना और इसको आप ले जाओ। करीब पौना घंटा लगता है वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने का। तो 1 घंटे के बाद फोन आया कि जब तक हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे वो होश में आ गई थी, लगभग ठीक हो गई थी, और डॉक्टर बोले इसको तो कुछ नहीं है। तो ये एकोनाइट का जीता जागता ये बहुत अच्छा केस था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये एकोनाइट था। और आज चूंकि सर ने बोला है कि हमें अपने उन डॉक्टर्स के लिए हिंट देनी है या टिप्स बताने हैं जो अभी होम्योपैथ किया हुआ है लेकिन एलोपैथी पे चले गए हैं, तो मैं एक टिप्स देते हुए आगे बढ़ता हूँ। एपिलेप्सी के केस जब भी आए आपके पास, एपिलेप्सी से छोटे छोटे जो मेरे अनुभव हैं और जो मैंने स्टडी करके रखी वो मैं बता, एपिलेप्सी के केस कभी भी आए और एपिलेप्सी के दौरान पेशेंट स्ट्राइक करे, मारे, तो हमें केवल 2 दवाई लेनी है, पकड़नी है, अर्जेंट मेटालिकम और अर्जेंट नाइट्रिकम। इमीडिएट डिफरेंशिएट कैसे करना है या पास्ट हिस्ट्री से डिफरेंशिएट कैसे करना है, जो हमारे पास अर्जेंट मेटालिकम का पेशेंट होगा वो एपिलेप्सी के बाद वायलेंट एंगर में जाएगा, रेज में जाएगा, मैनिया, उसको पागलपन जैसे बिहेव करेगा और डिरेल हो जाएगा। अर्जेंट मेटालिकम का पेशेंट आफ्टर एपिलेप्सी बहुत गुस्सा करेगा, पागलपन जैसा बिहेव करेगा और डिरेल हो जाएगा। वहीं हमारा जो अर्जेंट नाइट्रिकम का पेशेंट है वो, सर 1 सेकेंड, सचिन सर का, हाँ भाई ज्वाइन कर लो, हाँ मैं एक सीट खाली करवा रहा हूँ, ज्वाइन हो जाए। सचिन सर हैं ऑनलाइन, उनको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। तो अर्जेंट नाइट्रिकम का जो है ये, इसमें रेस्टलेसनेस पाया जाएगा। एपिलेप्सी का दौरा आने के पहले भी वो रेस्टलेस रहेगा, बेहद रेस्टलेस रहेगा, और एपिलेप्सी के दौरान स्ट्राइक करेगा, लेकिन एपिलेप्सी के बाद वहां भी वो रेस्टलेस रहेगा। ये छोटा सा डिफरेंशिएट यदि हम कर लें तो एपिलेप्सी के दौरान जो पेशेंट मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उनके लिए हम अर्जेंट नाइट्रिकम और अर्जेंट मेटालिकम सेलेक्ट करके उन्हें दे के मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए। तो ये एक टिप थी जो जिनको होम्योपैथी से दूर चले गए हैं, आप अजमाइएगा। बड़ी बड़ी एलोपैथी दवाइयां जो आप कर रहे हैं उनकी बजाय आप ये ट्रिक अपना के दीजिए और हम लोगों को बताइए कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये छोटे से अनुभव के बाद मैं अमीन सयानी ऑफ द होम्योपैथी हारून भाई को आमंत्रित करता हूँ। हारून भाई, हाँ अशोक भाई थोड़ी देर चालू रखिए। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर आप चालू रखिए, मैं मानसी को ले। हाँ तो अब
सिक्का गिरा है मानसी दीदी के पाले में, है ना। छुपते छुपाते कब तक बचोगे। हाँ बिल्कुल। मानसी दीदी आ जाओ, कब तक बचोगे, आ जाओ, आ जाओ, कोल्हापुर वाले मैदान में आ जाओ। वेलकम। थैंक यू। वेलकम, चश्मा घालून। वेरी वार्म इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इससे बढ़िया ट्रिब्यूट और ग्रैटिट्यूड डॉक्टर सैमुअल हनुमैन के लिए नहीं हो सकता था कि हम लोग सब अलग अलग सोच वाले होम्योपैथ्स एक साथ आए, इकट्ठे आए और अपना अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो मैं ज़्यादा प्रस्तावना नहीं दूंगी। एक्यूट्स और जनरल प्रैक्टिस में होम्योपैथी का क्या रोल है, तो ये टॉपिक आज का लिया है हम लोगों ने। तो बहुत से होम्योपैथ्स जो जैसे अशोक भाई ने अभी भी बोला, अरुण सर ने भी बोला कि डरते हैं होम्योपैथी देने के लिए कि कैसे दे, कैसे रिजल्ट आए, क्योंकि लोगों में भी ये भावना रहती है कि नहीं होता है होम्योपैथ से एक्यूट में रिजल्ट नहीं आता है, कफ कोल्ड ठीक नहीं होता है, या फिर वॉमिटिंग है, डायरिया है, जो भी है, बहुत से एक्यूट इमरजेंसीज है, उसमें होम्योपैथी जल्दी से काम नहीं करती। तो ऐसा मिसबिलीफ हो चुका है होम्योपैथी के बारे में, तो उसको हमें तोड़ना है। तो उसके लिए एक दो छोटे छोटे केसेस हैं जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी। तो पहला केस जैसे अभी अभी सर ने बताया था, तो मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट आई मेरे पास में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है। तो उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मेंसेस आए हैं और पेन हो रहा था, बहुत पेट में पेन हो रहा था। तो उसने बोला, आई बैठी और बोली कि मैडम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला क्या हुआ, कुछ टेंशन है, कहाँ पेन हो रहा है। तो बोली कि पेट में भी पेन हो रहा है और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने बोला दूसरा कुछ टेंशन है क्या। उसको मैंने थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की कि बोलो क्या हुआ है, कैसे, मतलब कहाँ ये हो रहा है वगैरह पूछा। तो वो रोने लग गई, मतलब ऐसे रोने लग गई कि जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे शांत करूं। तो इतना उसको पेन सचमुच में हो रहा था। तो मैंने पूछा उसको कि ये हमेशा ऐसे होता है क्या। तो बोली कि नहीं, हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। तो ये सिंपल सा केस था, रेपर्टरी तो नहीं थी। तो क्या रुब्रिक हो सकता है, कोई बोलेगा या फिर मैं बोल दूं? आप ही बताओ। तो मैंने सिंपल लिया, ये जो उसका स्टेट था, बहुत ज्यादा पेन, मतलब फिजिकल और मेंटल पेन। तो एंग्विश लिया मैंने, एंग्विश वीपिंग विथ, और सिंपल बेलाडोना उसको 30 दिया। और उसको बोला कि मुझे शाम तक, मतलब जब तक कि कॉलेज छूटता है तब तक मुझे बता देना कि कैसा है। तो जैसे कॉलेज उसका हो गया तो वो आई मेरे पास में और मुझे बताया कि मैडम मुझे इतना रिलीफ लगा कि मुझे नींद आने लग गई थी, इसमें क्लास में नींद आने लग गई थी। तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ के थोड़ा देर आराम करके फिर आपके पास बताने के लिए आई हूँ। तो दिस वाज द केस। और दूसरा एक केस है, ऐसा ही एक्यूट है, पता नहीं एक्यूट बोल सकते हैं। अशोक भाई, सचिन अंदर आएगा, देखो 99 किया है अपने। सचिन सर आले आले आले। ओके ओके मानसी कंटिन्यू। ओके, तो वो मेरा क्या है ना, एंजाइटी फैमिली में बहुत रहता है ना। हाँ जी। ओके, तो और एक केस है ऐसा ही, जो एक लेडी है, उसको ब्लीडिंग हो रहा था, 15 दिन से ब्लीडिंग हो रहा था। तो वो आई मेरे पास में, सब रिपोर्ट विपोर्ट करा के आई, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आई थी और टेंशन था उसको कि क्यों ये ब्लीडिंग क्यों हो रहा है वगैरह। तो आते ही उसने मुझे बताया, वो एक्चुअली पहले से मेरे पेशेंट थी, लेकिन वो बीच में कहीं छोड़ के चली गई थी, तो वापस 1-2 साल के बाद वापस मेरे पास में आई थी। तो बोली कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है 15 दिन से, और ये रिपोर्ट करवाया है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाके आई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। तो आप मुझे ये रिपोर्ट देख के बताइए कि क्या हो सकता है।
तो रिपोर्ट देखा तो उसमें तो कुछ ऐसा मतलब ज्यादा मेजर कुछ नहीं था। तो मैंने बोला कि नहीं, इसमें तो कुछ इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो बोली कि नहीं, वो फिर ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? तो इतना 15 दिन हो रहा है तो ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रहा है? रुकना चाहिए था ना। तो मेडिसिन भी दिया मैडम ने, वो गायनेकोलॉजिस्ट ने मेडिसिन दिया। मैंने पूछा भी उनको कि ये क्या है, सिस्ट है क्या है, या गांठ है, कुछ है क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या, या फिर जैसे मिसकैरेज होता है वो हुआ है क्या, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होता है ना, ऐसा रुकता नहीं है, तो वो हुआ है क्या? तो वो डॉक्टर ने तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो। तो मैंने पूछा कि इससे आपको क्या होता है, कि टेंशन क्या लगता है? तो बोलती है कि डर लगता है ना, मिसकैरेज अगर हुआ होगा तो वहां पे गांठ होगा, फिर ये ऐसा डर लगता है मुझे। और ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि किस चीज से ये हो रहा है इतना ब्लीडिंग, क्योंकि एक बारी पहले भी हो चुका है ऐसा। तो वो टाइम पे तो ठीक हो गया था, वो मैडम ने एक इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गया, लेकिन इस बार ठीक नहीं हो रहा है। तो डर लग रहा है थोड़ा सा। तो मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या हो रहा है। तो दिस वाज द केस। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए उसमें। तो जैसे इंटरनेट पे ये चेक करने वाले लोग होते हैं तो उनको हमेशा हम लोग क्यूरियस लेते हैं ना। तो क्यूरियस लिया, तो वो वहां से नहीं ठीक हो रहा था, तो वो वहां से मेरे पास आ गई। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है क्यों हुआ है। तो मैंने वो मेरे ही पास आई क्योंकि उसको लाइट चाहिए, वो समझना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है। तो लाइट डिजायर लिया। और दूसरा और एक रूब्रिक मैंने लिया था कि वो जो बोल रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो एंजाइटी डार्क लिया था। और एक बात उसने कही थी कि कितने दिन में ठीक होगा। तो ये टॉकिंग बिजनेस भी लिया था। तो ये सब पकड़ के मैंने उसको फॉस्फोरस 30 प्रिस्क्राइब किया था। तो उसके बाद में वो फिर से गायब हो गई 15 दिन। और 15 दिन के बाद अपनी सिस्टर को लेके आई। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपका क्या हुआ? तो वो बोली कि नहीं, आप मेरी सिस्टर को चेक कीजिए। तो मैंने बोला हाँ वो तो मैं करूंगी, लेकिन आपका क्या हुआ, मतलब ब्लीडिंग का क्या हुआ आपका, कैसे हो आप? तो बोली कि नहीं, वो तो नेक्स्ट दिन ही रुक गया था। मतलब उसने जरूरी भी नहीं समझा कि वो बताना चाहिए ऐसा। तो दिस वाज द केस ऑफ फॉस्फोरस। सो ये छोटे छोटे केसेस है दो। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you Ashok bhai, thank you Liaquat sir for arranging this, and thank you all the PHF team and HSS team. Thank you very much. About phosphorus, Mansi, I want to add. Ashok bhai, karu main kuch add karu about phosphorus? Yes sir, please. Phosphorus is like he will do treatment and then he will come to you. Even if he is your patient, अगर जो उसको कुछ जरूरत लगती है तो he might go to allopath. Okay, कि he will feel कि diagnosis अच्छी जगह पर होना चाहिए. Okay, and then if he's not better, he will come to you. Okay, I have seen phosphorus very much in such cases. Another thing is if they are your relatives, okay, they will be taking treatment from somewhere else. Yes. Okay, and when they don't get result, then they will come to you. Okay, and then you will see that embarrassment on their face. Phosphorus embarrassment on the face is when they are उन्हीं के थोड़े खिसियाना होके आते कि यार now I have to come to this man. Okay, that is what I have seen. वो hypocrisy वाला होता है phosphorus. There I have seen phosphorus working very well. Again, your friends who are not actually your friends from heart, okay, जो आपको दोस्त बोलते हैं लेकिन मन से नहीं होते ज्यादा, and then they come to you after they fail. तो phosphorus का वो जो प्रोसेस होता है ना, वो सीज हो जाता है, अपना जब दिमाग नहीं चला पाता है, खुद के क्यूरियोसिटी से नहीं चल पाता है, then he will come like shameless में भी phosphorus है. तो वो shameless plus embarrassment, so खिसियाना and shameless, all right, so embarrass and shameless together, and then they will come to you and they will talk very sweet to you. Okay, ये तीन चीजें मिला करके phosphorus I have seen working wonders. Okay, yes, now I think Harun bhai is ready. Let's go to Harun bhai. Harun bhai, तू ऐसा लग रहा है जैसे पायलट है.
अरुण की सीट ऐसी लग रही है, पायलट की सीट लग रही है। अरुण अभी आया, ओवर टू अरुण भाई। एक मिनट, ऑडियो, हाँ ऑडियो चालू है, आ रहा है। यू आर लाउड एंड क्लियर। हाँ, यस। हाँ तो ये अरुण सर का सेशन हो चुका, लियाकत सर का हो चुका, अब शायद एंडिंग है। तो ये अरे मेरा हुआ नहीं अभी अरुण तक, हम लोग बीच बीच में बोल बाकी रहे है, हैं, हमारा सेशन है ही नहीं आज। अरुण सर का अशोक और मेरा सेशन है ही नहीं आज। आज हम बीच में ऐसा मिडल सम वाले में हम लोग हाँ, अरुण सर का जो एकोनेट चल रहा था उस टाइम 2-4 बातें करनी थी, वो दिमाग से निकल गई। खैर चलो, मेरी बात करने से पहले मैं कैमरा के बारे में पूछ लेता हूँ लियाकत भाई। बहुत टाइम से पूछना था और दिमाग से जब भी बात होती थी पॉइंट निकल जाता था। आप जो कैमरा यूज करते हैं आपके क्लिनिक में, तो उसमें दोनों चेयर कवर होती है और पेशेंट ऊंचा होता है, पीछे आता है, आगे जाता है, फिर भी वो कवर कर लेता है। मेरे पास जो कैमरा है लॉजिटेक का, वो अगर पेशेंट ने क्लीन किया ना टेबल को, तो उसका सर कट जाता है पूरा। मैं ये फोन यूज कौन सा? करता हूँ, पुराना वाला सैमसंग का फोन, अरुण भाई। अच्छा, यानी आप फोन से ही रिकॉर्ड करते हैं वीडियो? ये देखो, पुराना सैमसंग का मोबाइल है मेरे पास में। अच्छा, इसी से करते हो? इसमें करता हूँ मैं, इसके अंदर सिम कार्ड नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यानी वॉइस क्लैरिटी इतना अच्छा है, और इसके अंदर हाँ, नॉइज नहीं आता है मेनली, और इसका बहुत अच्छा है ये आपको अगर नहीं है तो ये सेकंड हैंड में खरीद लो, 2-3 हजार कौन में सा का। मॉडल है, क्या नाम है उसका? सैमसंग डियोस। डियोस, हाँ 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 हाँ। तो वो आप सारे आपके वीडियो इसी से रिकॉर्डेड है? हाँ, मैं वो अच्छा, वेबकैम यूज कर चुका। वेबकैम का कुछ रिलायबल नहीं है, वो कभी भी उसका ऑडियो बंद हो जाता है, कुछ भी होता है। बंद हो दिस जाता है इज वेरी रिलायबल। वो तो, दिस इज वो वेरी लेकिन रिलायबल। लिमिटेड उसका विजन होता है, यानी पेशेंट अगर इस चेयर की जगह इस चेयर बैठ गया तो खत्म, मिट्टी पलीद अपने वीडियो की। हाँ नहीं, ये और मेरा दोनों चेयर कवर करता है। अच्छा चलो, अच्छी बात जानने मिली। मैं ढूंढने लगता हूँ ऑप्शन से, सैमसंग डियोस हाँ कहीं मिल मिल जाए। जाएगा, हाँ तो OLX ये, पे मिल जाएगा। हाँ ये देखना पड़ेगा। तो एक्यूट्स की बातें हैं, जैसे एकोनाइट की बहुत अच्छी बढ़िया बातें हुई। और ये 6 पोटेंसी 30 पोटेंसी का क्राइटेरिया भी बहुत बढ़िया है। मैं पहले 30 पोटेंसी को नहीं मानता था, मतलब एक प्रिजुडाइज था, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो हमारे जो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, जो वेल नोन थे, मतलब उनका बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, तो वो 200 पोटेंसी यूज करते थे। तो और हम दूसरे भी जो ओपीडी में बैठते थे 200 पोटेंसी यूज करते थे। तो एक दिमाग में बैठ गया था कि 200 पोटेंसी इज स्टार्टिंग पोटेंसी, 30 से कुछ नहीं हो, क्योंकि वो एलोपैथिक माइंड भी होता है ना पावर वाला, ये 30 पावर ज्यादा कम, ये ज्यादा। एक्चुअली बहुत सालों के बाद पता चला कि 30 और 200 पावर नहीं है, पोटेंसी नाम जरूर है, लेकिन इसका इससे स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी है। लेकिन 30 का मैंने रिजल्ट देखा एक, 30 पे मुझे यकीन कब से आने लगा वो मैं बताऊं। हायोसाइमस 1M दिया था मैंने एक पेशेंट को, और पक्का हायोसाइमस टेस्ट था। तो 1M दिया ना, तो उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आया। फिर वो बिछड़ गया मुझसे, बहुत टाइम के बाद वापस आया, तो वही हायोसाइमस वाला चार्ट दिखाने लगा। तो मैंने 30 दिया, नेशनल का 500 ml का बोतल है मेरे पास, नेशनल फार्मेसी का। तो वो 30 का सिंगल डोज दिया ना, तो दूसरे दिन मैंने फॉलोअप में बुलाया था, क्योंकि मुझे दिमाग में वो था कि साला उस टाइम हायोसाइमस 1M काम नहीं किया था, क्या होता, फिर से चार्ट में हायोस आ रहा है तो मैं दूंगा ही। तो 30 दिया, दूसरे दिन आके यानी इतना उसको रिलीफ मिला के पूरा मेरे को पूरा बॉटल दे दो ना। तो यानी ये उसका जो बोलना बॉटल दे दो ना, उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना रिलीफ मिला होगा उसको। तो 30 पोटेंसी का तब से मुझे भरोसा बैठ गया, और फिर मैं 30 ज्यादा पसंद करता हूँ। 630 ये लोअर 6 सारे में फार्मासिस्ट के पास होती नहीं है सारी मेडिसिन, लेकिन 30 अवेलेबल मिल जाती है हर जगह। तो ये बात सही है आपकी कि 630 बहुत बढ़िया चीज है। और एक्यूट्स की बात चल रही थी, तो एक्यूट्स काफी होम्योपैथ्स से अभी होने लगे, और खासकर मेरा ये मानना है कि माइंड मेथड आने के बाद, ये सैगल मेथड और उसके बाद जो भी माइंड मेथड आने के बाद रिजल्ट और बढ़ने लगे हैं। ड्राइविंग मोड वर तो
मुझे एक्यूट्स में काफी कई बार मैंने बहुत मतलब अक्सर रिजल्ट्स आते ही है और फौरन आते हैं और सिंगल डोज में भी आते हैं, हर बार रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं रहती है। तो एक मेरा ही वो केस बता रहा हूँ कि वो रूब्रिक को मैंने खुद फील किया है। उससे पहले मैं ये रूब्रिक कुछ पेशेंट्स में लेता था और कुछ पेशेंट में फैल भी गया, तो मैं सोचने लगा था कि मैं फैल क्यों गया, दिखता तो ये रूब्रिक है। लेकिन जब मैंने उसको फेस किया ना, तब मुझे लगा कि रियली में ये रूब्रिक की फीलिंग तो ये होनी चाहिए और उसकी इंटेंसिटी ये होनी चाहिए। रूब्रिक्स एक अपनी इंटेंसिटी के साथ होता है, वो इंटेंसिटी अगर मिलती है, जैसे अभी मैडम ने बताया एंग्विश वीपिंग विथ, तो एंग्विश वीपिंग विथ से मैंने बहुत सारे केस क्योर किए बेलाडोना के, खासकर बच्चों के एब्डोमिनल पेन के। तो उसमें बच्चे जो बताए कि साहब पेट दर्द होता है ना, तो इतना रोता है और उसका मुंह बदल जाता है। यानी एंग्विश यानी क्या, ऊपर डुपर पेन, यानी एडवांस स्टेज ऑफ पेन यूं कह लो। तो उसमें फेस भी उसका मतलब दिख जाएगा कि ये सही में बहुत जबरदस्त पेन में है, उस टाइप के एंग्विश होता है और साथ में रोना होता है। तो ये वीपिंग पेन विथ से ये ऊपर का मतलब एडवांस्ड स्टेज है ये एंग्विश वीपिंग विथ। तो इस टाइप के केसेस एब्डोमिनल पेन के जो बच्चों के थे, मैंने बहुत ही बेलाडोना के सिंगल डोज यानी बड़े बड़े पेडियाट्रिशियन के पास घूम के आने वाले थे, साइक्लोपाम हमेशा चालू, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और साथ में मेफेनेमिक एसिड पेरा वाला कॉम्बिनेशन देते हैं। तो यानी ये सारा सेट लेके आते हैं, लेकिन बच्चे को जो जिस पीरियड पे जिस टाइम पे होना था वो होना ही था। तो ऐसे इसी सिम्टम से क्योर हुए हैं बेलाडोना से। अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ, खास ये रूब्रिक को फील करना। तो और उसकी इंटेंसिटी हर रूब्रिक एक अपनी इंटेंसिटी होती है। बाकी तो रोता तो हर कोई है दर्द के साथ, वो गालिब का शेर है ना, दिल ही तो है न संग व खस्त, संग यानी पत्थर, खस्त यानी ईंट, दिल ही तो है न संग व खस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। यानी रोता तो हर कोई है, लेकिन उसकी एक इंटेंसिटी होती है, तब फिर वो रूब्रिक की कैटेगरी में आता है। तो मुझे ये कुछ इंडाइजेशन सा हो गया था और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन नहीं था, लेकिन डिस्कम्फर्ट और फ्लैटुलेंस वगैरह फीलिंग में हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्टार्टिंग में मतलब ध्यान ही नहीं दिया, आ जाएगा उसके आप, तो बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया, सफर कर रहा था, मुझे कभी कभी अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर दूसरे दिन वो जो मतलब लैट्रिन का मतलब टेनिसमस होने लगा, यानी ऐसा टेनिसमस के मतलब डर लगने लगा कि कोई फ्लैटस तो के साथ स्टूल पास में हो जाए। फिर भी मेरे रूब्रिक भी कुछ है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि चलता है ना। तो 3 से 4 बार लैट्रिन होने लगा, डायरिया नहीं था, लैट्रिन था। लेकिन उससे मैं परेशान भी होता था कि बार बार जाना वगैरह, तब तक भी मैं ध्यान नहीं दिया, मतलब वो आ जाएगा हो जाएगा छोड़ो। एक रात क्या हुआ, मैं ऐसे अच्छा, जब स्टूल पास होने के बाद मेरा पेट आराम हो जाता तो मुझे कोई डर नहीं रहता था और कुछ भी बेचैनी नहीं रहती, लेकिन थोड़ा टाइम होता और फिर ये प्रॉब्लम तो, और एंगेज में हो जाता क्लिनिक में, तो मुझे इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता था। लेकिन फिर भी मतलब क्लिनिक के 3-4 घंटों में एक बार तो मुझे जाना पड़ता। ये दूसरा दिन ये मेरा था। फिर मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और कोई होम रेमेडीज भी नहीं की। उसके बाद एक रात को, तीसरी रात को जब मैं सोया हुआ था और रात को थोड़ा फीलिंग आया, हाँ, गैस ट्रबल का, फ्लैटुलेंस का और लैट्रिन का, तो मुझे डर था कि फ्लैटस पास के साथ स्टूल पास ना हो जाए, ऐसा महसूस और होता भी था, फ्लैटस के साथ स्टूल पास होता था लैट्रिन में। तो फिर मैं लैट्रिन जाके आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझे वापस होने लगा। अब ये मेरा डाइवर्जन पॉइंट था, यानी कंप्लेन वही था, जो पेन की इंटेंसिटी या सफरिंग की इंटेंसिटी जो अगले दिन थी वही थी, 3 दिनों से चल रही थी।
लेकिन मेरे अंदर एक डर, तो यार ये तो बढ़ रहा है यार भाई, कुछ करना पड़ेगा, ये तो बढ़ रहा है। वो जो फियर था ना, रियल में फियर था कि यार ये तो अभी आगे टर्न ले रहा है, आगे कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। वो डर मैंने महसूस किया, साला ये डर होना चाहिए तब जाके रुब्रिक लेते हैं। हम आमतौर से क्या केस टेकिंग करते हैं ना, तो क्या क्या भी फुंसी हो रही है साहब, क्या है तो क्या तकलीफ है भाई, आपको उससे क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले तो साला ये सवाल, कहीं लोग जो लेमेन में होते हैं, जो रिफाइंड लोग होते हैं, वो तो समझ जाते हैं कि भाई क्या कंसर्न है, इंग्लिश में पूछो आपको इससे क्या कंसर्न है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये सब वो जो वीआईपी पेशेंट देखते हैं ना, उनके लिए ये सब होते हैं सवाल। हमारे लिए तो वो कैसे समझेगा वो एक तो सोचना पड़ता है। तो तो इससे क्या प्रॉब्लम है आपको, इससे ये कैसे आपको परेशान करता है, या आप क्यों मिटाना चाहते हैं, ये भी सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो समझने वाला नहीं होता। तो लेमैन से हम पूछते हैं कि भाई ये क्या है, फुंसी है तो क्या फर्क पड़ता है यार? तो वो तो बोलेगा नहीं यार, वो फिर यार बढ़ नहीं जाए ना यार, बढ़ जाएगा तो। और फटाक लेकर हमने फियर एक्स्ट्रावेगेंस ले लिया। अब यहाँ पे वो फियर नहीं है जो मैंने फील किया था। मैंने फील किया फियर, अब मैं तभी रुब्रिक लूंगा जब रियल में मुझे वो फियर दिखे जो मैंने फील किया। यानी वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस का फील ऐसा होता है ना कि पहले तो यानी चला लेता है, चलता है चल, पहले ही दिन पेशेंट आया, फुंसी हुई, तब ये मिटाना है इसको, तो क्या डर, क्या तकलीफ, क्या टेंशन, क्या डर, क्या कंसर्न है? अरे तुम बढ़ नहीं जाओ यार। तो ये एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस होने से पहले उसको बिल्कुल इंडिफरेंस होता है, क्या उखाड़ लेगा ये, मतलब एक टाइप का, इस टाइप का कि ये बीमारी क्या उखाड़ लेगी, या फिर क्या यार आता है जाता है तो इसमें क्या दवाई करना, इस टाइप का लोग मतलब पड़े रहते हैं बैठे। लेकिन फिर एक एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें बीमारी बढ़ती भी होगी और नहीं भी बढ़ती है, लेकिन मेंटल स्टेट ऐसा होता है, जैसे मेरे केस में बीमारी बढ़ी नहीं थी लेकिन मेरे दिमाग में इफेक्ट चालू हो गया। तो बर्दाश्त करने की लिमिट मतलब माइंड की, कि माइंड चला लेता था कि चलता चलता, लेकिन फिर उससे एक लिमिट पूरी हो गई और फिर एक फियर क्रिएट हुआ। वो बीमारी की एक लैंग्वेज होती है। तो जो फियर होता है, हाँ यार चलो ये तो बढ़ रहा है, ये तो कुछ हो रहा है, ये तो कुछ हो जाएगा, ये तो और आगे कुछ हो जाएगा, और कोई मतलब कोई दूसरी पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी, तो ये फियर, और ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस टाइप का रियल में फियर होना चाहिए, तब हम ये रुब्रिक लाएंगे, फियर एक्स्ट्रावेगेंस। मैंने ओपीएम लिया रात के 1:30 बजे, बस ये सो ही रहा था, और बस मतलब ये दिमाग में आया, यार ये तो यार आगे बढ़ रहा है यार, पानी सर से जा रहा है, इस टाइप का फियर यार। फौरन ही ये रुब्रिक मेरे दिमाग में आया, फौरन मैंने रात को 1:30-2 बजे थे, मैं उठा, ओपीएम का डोज लिया, आराम से सो गया, और फिर आराम से सुबह उठा और फिर कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो समझाना मैं ये चाहता हूँ कि हर रुब्रिक की एक इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी के लेवल पे अगर फीलिंग है तब भी वो रुब्रिक काम करता है। जैसे एंग्विश वीपिंग भी, तो वीपिंग है लेकिन एंग्विश भी दिखना चाहिए कि सही में ये पेन से भी हटके कुछ है, सुपर से भी ऊपर, यानी पेन से भी ऊपर है, इतना ज्यादा उसको दर्द हो रहा है। और फियर एक्स्ट्रावेगेंस में भी रियली में फिर, और फियर एक्स्ट्रावेगेंस के जो पहले ये नहीं, मतलब जैसे मैंने फील किया कि कुछ लम्हे, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे या कुछ दिन पेशेंट को डर नहीं होता है, और फिर अचानक से फिर डर शुरू हो जाता है कि ये तो पानी सर से बाहर जा रहा है। तो पेशेंट के कई बार ऐसे वर्जन, लेकिन साहब 2 दिन से हो रहा था, लेकिन मैंने होगा कुछ होगा, लेकिन यार अब तो ये तो मिट नहीं रहा, तो डर लगने लगा है, साला ये कुछ हो नहीं। तो ये जो इंटेंसिटी होती है फियर की, तब हमें फियर एक्स्ट्रावेगेंस लेना चाहिए। इस तरीके से सारे रुब्रिक जो भी है, खासकर सिंगल रेमेडी मेडिसिन की, तो उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, और इंटेंसिटी हो, फियर है तो फियर की इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि फियर एक आम चीज है, नॉर्मली सबको होता है और होना चाहिए। अगर इंसान है, दिल है, दिमाग है, तो फियर होता है। अगर टोटली फियरलेस है तो वो हमारा रुब्रिक बन जाता है फियरलेसनेस। तो कॉमन फियर तो होता ही है, लेकिन एक इंटेंसिटी उसकी अलग सी हो, मॉर्बिड लगे, तब हम फियर वाली चीजें लेते हैं। और इस तरीके से हर एक रुब्रिक को यही क्राइटेरिया अप्लाई होता है। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। और
खासकर अभी एक रिसेंट केस स्किन का था, एक्यूट नहीं था, लेकिन वो फिजिशियन के पास जाता था। उसका जो ऑनर था, जिसके यहाँ ड्राइवर है, वो मेरे यहाँ आता रहता है, तो उसने यहाँ पे भेजा। तो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक सब चल रही थी उसकी, लेकिन वो इचिंग से बहुत परेशान था, बड़ा परेशान इचिंग से, और फुंसिया और पता नहीं क्या क्या। इतने उसका प्रेजेंटेशन भी ऐसा था कि वो मेरे पास आके बहुत हो गया, इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा है, और ये मिटा भी मिट नहीं रहा। उसके चेहरे पे ग्रीमासिस, एंग्री सब था। तो मैंने उस हिसाब से और फिर बोले यार काम पे भी कैसे जाऊं यार, काम पे यार ये मिटे तो कुछ काम काज कर सके, धंधा कर सके, ये हो रहा है काम कैसे कर सके, गाड़ी पे बैठ नहीं सकता, गाड़ी पे मैं जाऊंगा तो ये इतनी इचिंग होती है, मुझे तो कपड़े उतार देने पड़ते हैं। और रात को तो आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बच्चे बाहर होता है ना, तो मैं दरवाजा बंद करके पूरा कपड़े उतार के सो जाता हूँ। और कल तो बारिश हो रही थी, तो मैं पूरा लुंगी ऊपर करके, मेले में लुंगी ऊपर करके बैठ के, जो होना हो, जो देखना हो देखे, ऐसे घुटनों तक लुंगी करके बैठ गए। इतनी खतरनाक परेशान ऐसा इस तरह। तो मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी, नेक्ड वांट्स टू बी ले लिया, और 2-3 रुब्रिक तो है समझ दिया, तो बिठा 10-1 मिनट, उसके मेंटल स्टेट में कोई फर्क नहीं। उसके बाद मैंने कोई रेमेडी दिया, मुझे याद नहीं रहा। दूसरे दिन कोई चेंज नहीं, लेकिन फिर मैंने ये अप्लाई किया कि ये एक्चुअली इसका फीलिंग है परसिक्यूशन से भी ज्यादा है, टॉर्मेंट फील कर रहा है। तो टॉर्मेंटेड और हिंडर्ड एट वर्क दोनों को क्लब करके चाइना, मेरे पास लोअर पोटेंसी नहीं था। अच्छा, ये कहता है ना स्किन केसेस में हायर नहीं लोअर, और इसमें हायर, उसका भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये सब थियरी गलत है, इंडिविजुअलाइज्ड चीज है। कुछ जिसको एग्रावेशन आना होता है 30 में भी आता है, 6 में भी आता है, और नहीं आना होता तो 10 में भी नहीं आता, 1 में भी नहीं आता है। तो वो भी एक इंडिविजुअलाइज्ड चीज है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेरे पास 1M ही था नेशनल का, 30-200 नहीं था। तो मैंने उसको 1M दिया, और दूसरे दिन से उसको बिल्कुल रिलैक्स। जो दूसरे दिन मैंने बोला, मैंने उसको बोला कि तो अब डेली मेरे को फॉलो अप दे। तो दूसरे दिन आया ना, तो उसको मोर देन 50% रिलीफ, और चेहरे पर से ही पता चल रहा था कि यह बिल्कुल शांत है और उसको ठंडक होने लगी है। तो उसमें भी जो टॉर्मेंटेड है, वो प्रोसिक्यूशन से भी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, खासकर वो स्किन केसेस में भी बहुत देखने मिलती है। तो ये चाइना का केस था। तो मैं पहले नेक्ड वांट्स टू बी और उसमें ले गया, लेकिन नेक्ड वांट्स टू वो नहीं था। उसमें हम मतलब मिस हो जाते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा बैकग्राउंड हम थोड़ा सोच के, वैसे ये नहीं कहते हैं कि भाई चलो हम सोचेंगे तो अगली बार यही होगा, लेकिन मिस मतलब हम फेल्योर में भी जाएंगे, हम मिस भी होंगे, क्योंकि होम्योपैथी चीज ही ऐसी है कि हजारों ख्वाहिश से ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। ये अरमान के लिए है, लेकिन ये रूब्रिक्स के लिए मैं बता दूं, हजारों रूब्रिक्स ऐसे हैं कि हर रूब्रिक्स पे दम निकले, बहुत निकले पेशेंट के रूब्रिक, लेकिन फिर भी कम निकले। तो यानी कितने रूब्रिक सामने आ जाएंगे हमारे, लेकिन फिर कभी कभी तो हमारा एसिड टेस्ट होता है, तो हम 2-3 स्टेप में रूब्रिक पकड़ पाते हैं। तो हर भाई एक मेरे को टॉर्मेंट का एक केस याद आया। तो आपने जो बताया ना स्किन के, मैं आपको बता, छोटे बच्चों में टॉर्मेंट कैसा पकड़ना है। एक मेरे पास में ना छोटे बच्चे एकदम मामूली, जैसे आपके पास में एटोपिक डर्मेटाइटिस केसेस बहुत आएंगे। छोटे बच्चों का खास करके। तो उसके अंदर ना मैंने, अरे क्या हो गया, मैंने एक देखा हूँ कि छोटे बच्चे ऐसे बहुत परेशान, खुजली 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 खुजली, लेकिन ऐसे नोचते हैं। ऐसे जब नोचे ना, तो आई गिव लाइसिनम। कुत्ता जैसे ऐसा जो तोड़ के निकाले ना, तो आई गिव लाइसिनम। मतलब अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा इचिंग से परेशान है, इवन इन एल्डरली, सर ऐसा लगता है सर ऐसे खुजाता हूँ, लोग बोलते हैं उसके करीब करीब, कभी जो IPR बोलेगा कि ये सर ऐसा खुजाते कि ऐसा लग रहा है कि पूरी चमड़ी नोच रहे हैं अपनी। राइट। तो इन दैट केस आई हैव सीन लाइसिनम वर्किंग वेरी वेल। टॉर्मेंटेड वाले में भी है, सही है। टॉर्मेंटेड। और दूसरा मैंने बच्चों में लाइसिनम में यूज करता हूँ कि बच्चा कहीं एडमिट होकर आया है, ठीक है,
बहुत सलाइनें चली है, बहुत इंजेक्शन, बहुत ब्लड, उसके एकदम बहुत नहीं, जैसे बहुत बार इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 7-8 दिन में आपके उसमें बच्चा आया और ऐसा मुंह ऐसा, उसका देख के आपको दया आ जाए। राइट। इतना वो पथेटिक से भी ज्यादा ऐसी स्टेट में चला जाएगा ना कि वो मुझे ये असल में मैं ये देने लग गया व्हेन आई सॉ बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन में जो पूनम देवी जी पर जो एक मास गैंग रेप जो हुआ था ना, उसके बाद जो एक दर्द मुझे महसूस हुआ था उनका चेहरा देख के, वैसा दर्द मुझे एक बच्चे में लगा ना, यार ये क्या जालिम लोग हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करके। मैं एक बच्चा था करीबन 7-8 महीने का, और आप बिलीव करोगे दोनों हाथ दोनों पैर सब तरफ सलेन से उसको प्रिक 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 प्रिक, और बच्चा ऐसा, उसकी माँ परेशान और वो ऐसे आया गोदी में, तो मुझे इतनी दया आ गई और मेरा यार क्या जालिम डॉक्टर्स है। वो जो मेरे को फील आ गया ना कि यार कितने बेकार है लोग, ये कहाँ छुपा के रखे, तो वो एक जुल्म वाला फीलिंग मेरे को उस पर आया। यार ये बच्चा टॉर्मेंटेड है, और उसके साथ में इरिटेबल नहीं था, तो उसका चेहरा ऐसा देखा मैं, तो आई गिव लाइसिनम इन दैट केस। ओके, तो ये जो आपको उसके टॉर्मेंट में देखो, लाइसिनम मतलब वो बहू जिसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, जिसका हस्बैंड उसको दिन रात मार रहा है, सासू मार रही है, ससुर मार रहा है, सभी लोग उसको तकलीफ दे रहे हैं। वो बहू जो होती ना, और जो तलाक नहीं लेती, क्योंकि नहीं शादी होती है, तो वो जो रिचुअल होता है ना उसका, उसके कारण वो ये नहीं करती, बोलती है कि जालिम से शादी, पर आप क्या करें, नसीब में ये है। तो वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर एंड टॉर्मेंट, तो आई गिव लाइसिनम। लाइसिनम ये वाला मतलब उसमें इंटेंसिटी ऑफ खुजली भी होना चाहिए, ये इतना परेशान है, ठीक है ना, और उसके साथ में इसको ये लग रहा है कि मैं बस नोच लूं बस, तो देन आई गिव लाइसिनम। और टॉर्मेंटेड लगे और लेकिन बच्चा ऐसा रो रहा है, तो फिर आप चाय ना दो। टॉर्मेंटेड में हाँ वो एक सिम्टम है ना टॉर्मेंट का, अपने लाइसिनम का, और डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बाय दोज whom he is dependent on, ऐसा कुछ है मटेरिया मेडिका में इसके लिखा हुआ है, या रूब्रिक है, शायद रूब्रिक भी है। और हाँ पहला लाइन है रडार में, फीलिंग्स ऑफ बीइंग टॉर्मेंटेड स्पेशली बाय समवन ऑन whom he depends। ये सही रूब्रिक है, सही फीलिंग है। वो वही होता है ना कि जो मालिक ने हैरान किया हुआ कुत्ता। हाँ राइट। ये मतलब वो हाँ सनी देओल की कौन सी पिक्चर थी वो, सनी देओल और अमरीश पुरी की, उसका जो कुत्ता सनी देओल उसका गुरगार रहता है ना पहले, तो वो लाइसिनम, वो जो मालिक का जो वफादार कुत्ता होता है ना, वो जब मालिक के खिलाफ जब उठता है ना, वो लाइसिनम, इतना सिंपल वो वाला। राइट हाँ, बहुत बढ़िया टिप। चलो खुजली का एक एग्जांपल मैं भी बता दे रहा हूँ। पेशेंट को खुजली होगी, बहुत मजा आता है सर, क्या बताऊं, लैकेसिस मजा आ जाता है सर। ट्रैंक्विलिटी एसिड इन ट्रांस। अच्छा ये अनकॉन्शियस एसिड इन ट्रांस ना, क्या है वो? स्टफी ऐसा ही कुछ है, अनकॉन्शियस एसिड इन ट्रांस। यस, तो ये फिजिकल से थोड़ा अलग पड़ता है, यानी मजा आता है, मीठी यानी खुश एंजॉय करता है, लेकिन फिजिकल में इचिंग वॉल ऑफ कोर्स में अकेला सल्फर है, लेकिन वो मैंने फिजिकली दे के देखा हुआ है, सल्फर वो मीठी खुजली आती सल्फर, लेकिन वो नहीं मिलता है। वॉलपचस का क्या होता है ना हरुण भाई, वॉलपचस में थोड़ा सा सेक्सुअल टिंज आता है। वॉलपचस में जो है ना वो उसको वो उस तरीके का एक अलग फीलिंग आएगा, और ये ट्रांस वाला जो होता है ना वो तो हाँ एक सुन हो जाता है, सब वो कुछ पी लिया है। सही बात है, वो ऐसा ऐसे या मस्त हो जाता है, मतलब शक्ति कपूर वाला। हाँ तो ये पहले बहुत लोगों को ऐसी खुजली होती थी, वो दोरी वाली खटिया पे सो जाते थे और फिर खुजालने लगते थे और एंजॉय करते थे लाकेसिस लोग। लेकिन उस टाइम ना हम लाकेसिस जानते थे, ना लाकेसिस वाला कोई डॉक्टर हुआ करता था,
तो काफी ये होम्योपैथी में हमें एक्चुअली हर एक हमारे दोस्तों को वर्क करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे लियाकत भाई ने जो बताया कि ऐसे बंदे को हेल्प किया उन्होंने, एक ऐसे बंदे की हेल्प करी जो बच्चा मतलब मजलूम है, यानी पीड़ित है, मतलब त्रास से पीड़ित, तरह का त्रास उसने झेला है, और उसको लाइसिनम दी हमने, यहाँ चाइना दी, अशोक भाई ने ये क्या दिया, किसी ने क्या दिया, तो जैसे अशोक भाई ने ला दी, किसी ने और दिया, किसी ने और दी, और इस तरीके से हजारों केसेस हमने सॉल्व किया सबने मिलकर। तो ये एक समझो कि हमने उनको एक जुल्म से बचाया। लाइसिनम देकर सिर्फ लाइसिनम नहीं दिया, लेकिन उसको जुल्म से बचाया। अब उसके क्या हमको कुदरत की तरफ से बेनिफिट मिलने वाला है, रोजी हमारी इसमें लिखी तो हम तो फीस ले लेते हैं, लेकिन हमने जुल्म से, जालिम के जुल्म से किसी को बचाया, उसका जितना पुण्य है ठीक वही पुण्य हमको मिलना है। तो इसीलिए हमें बहुत ही वर्क करना है, बहुत ही रीड करना है, बहुत ही मेहनत करना है। और यहाँ तक के दीवाने लोग हमें दीवाना कहने लगे कि पागल हो चुका है क्या, तब जाके हम कुछ मतलब मरते दम तक हम सारा तो नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन हमसे काफी केसेस सॉल्व होने लगेंगे, काफी लोग हमसे इस जुल्म से बचने लगेंगे, इस तड़प से बचने लगेंगे। एक ऐसा ही दीवाना हमारे बीच में है, भाई नसीर कुरैशी। वो कब का वेट कर रहा है। तो फिर आ जाइए शम्मा महफिल, वेलकम करता हूँ। ठीक है, शम्मा महफिल डॉक्टर नसीर कुरैशी की तरफ लाई जाए। अच्छा, ये आप लोगों को बताता हूँ मैं, अशोक भाई, मुझे नसीर का कुछ एक्सपीरियंसेस है। मैं जब अहमदनगर में सेमिनार लेता था, तो इसको मैं वो उसके घर से थोड़ा पहले शिरडी से मैं इसको पिकअप करता था कार में। तो ये इतना सीरियस लगता है, लेकिन ये इतना नॉटी जोक मारता है बीच में ही। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे नॉटीएस्ट मैं हूँ, पर भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, सचिन भी आ गया है, वेरी गुड। तो नासिर के बाद सचिन आ जाएगा। तो देखो आप, ये जो भी लोगों को मिस्चीवियस ये रूब्रिक सीखना है, तो नासिर के चेहरे की तरफ देखना बस। ये मिस्चीवियस वाला स्माइल आपको नासिर के चेहरे पर दिख जाएगा। यार मुझे तो बहुत भोले भाले दिख रहे हैं यार। हाँ, तो यही मैं देखो बता रहा हूँ। तो ये भोला और उसका मिस्चीवियस देखना बस। अच्छा, आप लोग भोले है मिस्चीवियस, भोले है पीछे से भाला निकाल रहे हैं। ये आप मिस्चीवियस रूब्रिक कभी मिस नहीं करोगे। आप नासिर को ऑब्जर्व करो बस। अच्छा। ओके नासिर, और सर, बहुत सारे लोग एलोपैथिक जनरल प्रैक्टिस करते, होम्योपैथी इसलिए नहीं करते कि उनको ऐसा लगता है कि केस टेकिंग में बहुत वक्त लगता, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि केस पकड़ना और माइंड रूब्रिक्स पकड़ना बहुत ही लेंथी काम होता। और नासिर एक मिनिट, मानसी याला स्पॉटलाइट करा नासिरला हो सकेल। आधा एक एक घंटा केस लेना पड़ता है, और फिर इतना ओपीडी में अपने पास इतना वक्त नहीं होता, लोग बैठेंगे क्या, ये सबसे ज्यादा बड़ा फियर रहता लोगों का। तो इसलिए लोग जनरल प्रैक्टिस में कभी होम्योपैथी नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मुझे आज 2-3 केसेस बताने की जिम्मेदारी थी। तो मैं स्टार्ट मेरी केस से करता हूँ कि जब सर से मैं नया जुड़ा, तब मुझे करंट टॉन्सिलाइटिस बहुत हुआ करता था, और मुझे ये भी था, गैस्ट्रिक अल्सर भी था। तो जिस दिन मैं सर के साथ पहली बार सेमिनार किया, उस दिन भी मुझे टॉन्सिलाइटिस था। तो उसके बाद जब सर से मैं मिलने के बाद आया और सर को बोला कि सर मुझे गले की बहुत तकलीफ है, बार बार दिक्कत हो रही है। तो सर बोला तुझे दिक्कत क्या लगती है, क्या क्या सोचता है तू? बोला सर मुझे ना एलोपैथी खाने से बहुत डर लगता है। क्यों? तो मैं बोला कि सर मुझे मैं कोई भी पेन किलर खाता हूँ तो मुझे हो जाता, और फिर मुझे मेरी वॉमिटिंग देख के मेरे घर वाले बोलते कि तू एलोपैथी ले ले, जल्दी से ठीक हो जाएगा, एलोपैथी के फंदे में मत पड़। और मुझे एलोपैथी नहीं लेना होता है कि उससे मुझे और दिक्कत होती है, मुझे उल्टी बहुत होती है। तो सर ने जस्ट 3 रूब्रिक लिए और मुझे मेडिसिन दिया। सर ने पहला रूब्रिक लिया था माइंड फियर वॉमिटिंग ऑफ, सेकंड था के 5 मिनट डिल्यूजन इंजुरी, फियर इंजुरी, ऐसा कुछ रूब्रिक लिया था। और
इंजर्ड बाय मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन से भी मुझे इंजरी होती थी, वो एक रूब्रिक लिया था। और मैं अपने घर वालों की बात नहीं टालता था, तो माइंड लव फैमिली फॉर ऐसा लेकर सर ने मुझे सबसे पहले लैकेसिस दिए थे। तो लैकेसिस से बाद में मेरा टॉन्सिलाइटिस भी चला गया, गैस्ट्रिक अल्सर भी चला गया, बाद में मुझे ऐसे कोई दिक्कत कभी पेश नहीं आई। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमने 5-5 मिनट में सॉल्व किए, बहुत बार हमारे सामने आते हैं, बहुत बार हम भूल भी जाते हैं। जस्ट एक बार मैं और डॉक्टर अख्तर सर डिस्कस कर रहे थे, तो अख्तर बोले कि नसीर मेरे पास एक इनफर्टिलिटी का केस है, वो पेशेंट मैं 2 साल से हैंडल कर रहा हूँ और अभी ऐसा लगता है कि वो पेशेंट हाथ से चला जाएगा। मतलब क्यों? तो वो इस बार बोली कि देखिए सर, मेरी उम्र अभी 35 साल हो चुकी है, 35 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अभी करना है तो इतना ही 2-3 महीने में कर दीजिए, 35 कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी नहीं रहने वाली। तो मैं अख्तर सर को बोला कि सर ये फेयर इनवैलिडिटी है, कि जैसे हम कोई 100 रुपए का रिचार्ज मारते हैं तो रिचार्ज 28 दिन 30 दिन के लिए वैलिड होता है और उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जस्ट इसको ऐसे ही लग रहा है कि अब कुछ दिनों में इसकी जो फर्टिलिटी पीरियड है वो इनवैलिड हो जाएगा और जस्ट कुछ 2 महीने बचे हैं और उस 2 महीने में कुछ अगर ना हो पाया तो ये बाद में प्रेग्नेंट रहेगी नहीं। तो आप इसको इग्नेशिया का कुछ 1 या 2 डोज दे दीजिए। तो लकीली उस दिन उसका मेंसेस का 13 या 14th डे था, तो अख्तर सर ने उसको इग्नेशिया 30 का 1 डोज दिया। 14th को उसने सर को फोन करके बोला कि सर पेट में कुछ मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है मानो पेट में कुछ फूट रहा है। तो उसका ओव्यूलेशन था और 15 दिन बाद सर ने बताया कि उसका यूपीटी ही पॉजिटिव आ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस ड्यूरिंग हमने मेरे जो थोड़ा सा 2-3 साल का सर के साथ जो जुड़ा, उसके बाद नंबर ऑफ केसेस ऐसे देखने मिले जहाँ सर ने 2-2, 3-3 मिनट में केसेस निकाले। सर ने भी उसके बाद सर ने हमको वो भी सिखाया कि कैसा 2 मिनट में केसेस निकालना है, कैसे हमको रूब्रिक निकालना है, कैसे मेडिसिन करना है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जहाँ पर हम ठीक नहीं कर पाते थे। जैसा एक केस था मेरा हाइपरेमेसिस का, वहाँ पर मैं 3 दिन से लगातार ऑन्डेसेट्रॉन दे रहा था, पेशेंट ठीक हो रहा था। तो मैंने उसका कैथ निकाल दिया, उसको बोला कि आप कल आओ, आप दस कर आई, बाल ऐसे छोटे से लट सामने छोड़ जाता, आई और बोली झटका मारते हुए बोली उल्टी हो रही है, बहुत तकलीफ होती है। और सर ने पल्सेला जैसा बताया था हमको, तो उसी तरीके से उसके जो लटके झटके वो पूरे उस केस में चलते रहे। तो ये था कोक्विटेशनेस इन चिल्ड्रन, कोक्विटेश टू मच, मतलब बहुत ही ज्यादा नखरा था उसमें। तो जस्ट मैंने पल्सेटिला सिंगल डोज दिया विथ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इस तरीके से, और उसके वॉमिटिंग सीवियर वॉमिटिंग जस्ट एक डोज से स्टॉप हो गई। तो मैं यहाँ पर रुकता हुआ अभी 2-3 में क्या था आगे Thank you, Nasir. Thank you very much. Dr. Sachin is, I think, ready. Sachin Kuralkar. Dr. Sachin, you are there? भाई उसको पेशेंट में है। हाँ सचिन भाई फ्री हो? सचिन लेगा अभी पेशेंट है तेरे पास? 5 मिनट में ले लूंगा। हाँ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। पेशेंट है, 3 ग्रुपों पे केस चल रही है, पर आज का स्पेशली थैंक्स टू द डॉक्टर लियाकत सर नासिक, इन्होंने जूम मीटिंग रखी, उसके साथ अशोक सर, दोनों ग्रुप अगर ज्वाइंट होते तो क्या होता है, नई नई चीजें ख्याल में आती है, नई नई बातें ख्याल में आती है। ऐसा ही हमें ज्वाइंट होकर आगे चलना है और होम्योपैथी को 1 स्टेप अगेंस्ट करना है। आज 179 डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर हैनिमन सर। हमारे में से सर गए ऐसा बोलना लगभग सही नहीं होगा। ऐसा कौन सा आदमी है, आप सोचो, ऐसा कौन सा आदमी है जो खुद पे ट्राई करता है। यानी एक सोचने लायक बात है। आपको अगर कुछ लेना होगा ना ये दिन से या फिर ये एपिसोड से, तो ये सोचो, जो भी बंदा बोलता है ना वो दूसरों पे ट्राई करता है, खुद पे नहीं।
ये पहला बंदा था डॉक्टर हैनीमन, वो समय का पहला था कि जिसने खुद पे ट्राई किया। तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये सोचो ना। आप यहाँ से स्टार्ट करो कि अगर वो बंदा उस पे कर सकता है तो मैं मेरे फैमिली को ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर आके अभी जस्ट मेरे पहले एक डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने बोला कि भाई बहुत लेंदी केस लेनी पड़ती है और बाद में पेशेंट नहीं टिका। दिस इज नॉट एन वे। आपके पास ओपीडी फुल रहे ना, 20 पेशेंट 25 पेशेंट बाहर रहे ना, कि आपकी केस टेकिंग फट से 30 मिनट की 10 मिनट पे आ जाती है और रिजल्ट भी आता है। मेरा सवाल क्या था कि जहां पे भी स्टार्ट करता है ना, खुद से करो, खुद से, खुद के फैमिली से करो, तब जाके मजा आएगा। हैनीमन सर ने यही किया, खुद ट्राई किया, तब जाके हुआ। स्नेक ने रेमेडी ऐसे ही प्रूव हुई, लैक रेमेडी ऐसे ही प्रूव हो रही और हो भी रही। ये भी इंपॉर्टेंट रखो। हमारे एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, ये ग्रुप में तो नहीं है, एक स्पेशल ग्रुप है उनका, उन्होंने खुद पे ट्राई किया 25 दिन मेडिसिन लेके, खुद पे। कुछ ही दिनों में वो मेडिसिन भी आपके सामने आएगी, वो न्यू मेडिसिन रहेगी सर के लिए, और उन्होंने ट्राई किया, खुद पे किया। ऐसा एक डॉक्टर हमारे ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए। तो सोचो लोगों की मेंटेलिटी वहां तक पहुंची है कि ये होम्योपैथी कैसी प्रूव हुई है, क्या हुआ है, हम भी कर सकते हैं कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं सबको यहाँ पे जितने भी कलीग्स है, जितने भी मेरे रिस्पेक्टिव डॉक्टर है, उनको यही बोलूंगा, खुद से ट्राई करो, खुद के फैमिली से ट्राई करो। जो हैनीमन सर ने बोला है रैपिड जेंटल परमानेंट क्यूर, तो वहां उसके लिए आपको अपने फैमिली को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, सेकंड आपके पेशेंट को। वक्त कम है इसलिए मैं केस लियाकत सर को मैं पूछना चाहता हूँ, सर मेरे पास वक्त कितना है? अगर वक्त होगा, चाहे जितना लोग सचिन, ना चाहे जितना नहीं, क्योंकि मेरे को और एक जगह पे केस क्लोज कर ली हुए, उसका भी मिनिमम 10 मिनट्स। ओके, मैं 5 मिनट्स में निपटाता हूँ। देखो मैक्सिमम इज अप टू यू। देखो जो मैंने यहाँ पे बोला ना, तो सर आप बोलते तो बहुत हो, करते कहाँ हो? मैं आपको यहाँ पे कैसा जूम है, इसलिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा। मैं मेरे नेफ्यू की केस बताता हूँ जो सिंपल है। 6/22 हाँ 6/22 की केस है, 6/29 ओके। तो केस क्या थी? 103 टेम्परेचर। पेशेंट का कॉल आता है मुझे, मेरे भाभी का, कि सचिन उसको बुखार है और 103 बुखार है। मैंने बोला ओके। पेशेंट के वर्ड जैसे कि वैसे बोल रहा हूँ, पेशेंट के मदर का नजदीक ले रहा है, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है, टच भी किया तो रोता है। और मैं हंस दिया कि टच भी लगाया तो कुछ होता है। तो थर्मामीटर लगाने को बोला तो वहां पे उसने रो दिया। 102 टेम्परेचर की केस चल रही है, रात के बज गए 8:30। क्या देगा तो? चलो मैंने एक दवाई दे दी, टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। रात में 2 बजे फोन आता है। फोन आने के बाद पेशेंट अभी 102 के ऊपर टेम्परेचर गया, रात के 3 बज गए। पेशेंट को पूछा अभी क्या करो? रात के 3 बजे क्या करेगा? सोया हुआ रहेगा ना। सवाल पूछा टेलीविजन ये कुछ देखा क्या दिन भर? नहीं। फोन कट कर दिया, सिंपल बोला रात के 3 बजे भाग दौड़ मत करो, सिंपल से कैल्पोल दे दो। फिर से कॉल लगाया, जब पेशेंट ने बात की तो क्या एक बात की, मेरे को कलर का डर लगता है। मैं कल खेलने के लिए कलर लेके गया था। जब मैं आंख बंद करता हूं तो वो कलर मेरे सामने आते हैं और जैसे मैं आंख खोलता हूं तो वो कलर भाग जाते हैं। देखो पेशेंट ने कितना स्ट्रिक्टली बोला कि जब मैं कलर खोलता हूं ना, आंखें खोलता हूं ना, तो कलर मेरे सामने आ जाते और जैसे मैं भाग जाऊं कलर निकल जाते। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट। हमें यहाँ से पकड़ना है कि टेम्परेचर को कैसा करना। मैंने फर्स्ट मेडिसिन दी थी फॉस्फोरस, गलत हो गई थी।
मैंने क्या रूब्रिक लिया वो बता के मैं मेरा यहाँ पे एंड करता हूँ, यानी आपके ख्याल में आ जाए कि क्या हुआ था वो केस में। और अपने खुद में अगर करते हैं, खुद के पेशेंट पे अगर अपन भरोसा देते हैं तो इजी जाता है। 1 मिनट मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो इजी जाएगा। तो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था जहाँ पे मैंने फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब की थी शुरू में, पर वो फॉस्फोरस नहीं था जो रात में 8 बजे की थी, और उसके बाद टेम्परेचर था। तो पहला रूब्रिक था, वो बच्चे ने बोला था ऐसा कि यानी ये भाई वैसे तो नहीं चिपकता पर माँ को चिपक रहा, तो क्लींजिंग चिल्ड्रन इन मदर चाइल्ड क्लींज। सेकंड रूब्रिक फियर टेरर और एलिमेंट फ्रॉम फियर, सब फियर के रूब्रिक थे। और इसको मैं अगर रडार से क्रॉस करूंगा ना, तो रडार से रूब्रिक आ रहे थे मेरे, मेडिसिन आ रहे थे फॉस्फोरस और जल भी। फॉस्फोरस 200 दिया, रात को 3 बजे 1 ml दिया, नहीं कवर हुआ, छोड़ दिया। सेकंड डे जब बात की तो नहीं ये हुआ। जब बच्चे ने बात की तो बच्चा कैसा कर रहा था, मम्मी को पकड़ रहा था, पर अगर कुछ रहा, अगर उसके पास कुछ रहा तो उसको भी पकड़ रहा था। मेरा रूब्रिक चेंज हो गया वहां पे कि भाई चिल्ड्रन, यहाँ पे मदर निकाल दिया। जैसे मदर निकाल दिया ना, स्ट्रेमोनियम फट से आगे आ गए। देखो यानी रूब्रिक लेते लेते भी अपने चेंज हो जाते। सिंपल सा क्लींजिंग लिया, फॉस्फोरस सेकंड पे हो गया, स्ट्रेमोनियम फर्स्ट पे है। अच्छा, और क्या रूब्रिक था कि जो मेरे को 103 टेम्परेचर में पेशेंट को कवर करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक मेरा था ये केस में, बिहेवियर प्रॉब्लम चेंजेस इन चिल्ड्रेन फियर विथ, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था फियर। ये रूब्रिक मैंने वहां पे लिया, बिहेवियर चेंजेस चिल्ड्रेन इन फियर विथ, इसमें सिंगल स्ट्रैप। फिर सोचो क्या होगा, 200 दिया, 103 टेम्परेचर था, सेम रहा। 1 घंटे के बाद कॉल आया, स्थिर है। मैंने बोला ओके, कुछ देने की जरूरत नहीं, वेट करते, नहीं कवर हुआ। कैसा है, घर का जितना बच्चा नजदीक रहता है ना, उतना डर ज्यादा रहता है साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अरे हनीमन सर ने भी बोला हो। तो फिर क्या किया, तो उसका 1 ml पोटेंसी बढ़ाई मैंने, और वो भी वाटर डोज रिपीटेडली करो जब तक टेम्परेचर कम नहीं होता। तो 3 डोज गए 1 ml के, नॉट रिस्पॉन्स। 4th डोज में क्या हुआ, पेशेंट ने खाना मांगा और मुझे फोन आया कि ये खाना मांग रहा, देना चाहिए क्या। मैंने बोला वेरी गुड, दे दीजिए। और एक SL की बॉटल थी, मैंने बोला SL कंटिन्यू कीजिए 10-15 मिनट। 1 घंटे के बाद फोन आया कि पेशेंट सो गया। मैंने बोला ओके, सबसे बढ़िया। बाद में फोन आया कि टेम्परेचर फिर से घूम रहा। मैंने बोला अरे अब क्या करना है। फॉस्फोरस 1 ml, रिवाइज डोज सेम विथ इंक्रीज वाटर, पोटेंसी बढ़ा दी, 1 ml 1 हो जाती है, तो उसको बढ़ा दिया। टेम्परेचर डाउन 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 होते हुए 2.5 घंटे में पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल। सेकंड डे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए पेशेंट ओके, स्कूल में भी गया और ओके। दिस इज स्ट्रेमोनियम कंप्लीटली। दिस इज छोटी छोटी बातों से मेडिसिन निकलती है। और मजा कब आता है, मजा कब आता है, जब अपना केस सॉल्व है घर का, तो छाती ऐसे साला ऐसा लगता है कि सही में होम्योपैथी में दम है। दैट इज होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमन सर। उनकी आज 179 डेथ एनिवर्सरी थी सर की। तो लियाकत सर ने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, उनके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ। HHS और PHF दोनों ग्रुप को मैं थैंक यू बोलता हूँ। और यहाँ पे मेरा मैं सेशन एंड करता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। समय बढ़ता रहता है और अब लियाकत सर की पारी है। लियाकत सर से कुछ अभी मेरा अच्छा सॉरी आज हम दोनों फ्री हैं। आज हम दोनों नहीं लेंगे ज्यादा। तो मैं जाते जाते बढ़िया एक टिप्स देके जा रहा हूँ। एपिलेप्सी के पहले यदि हमारा यदि पेशेंट चाइल्डिश बिहेवियर करे, फूलिश बिहेवियर करे और फॉरगेटफुल हो, कॉस्टिकम सोचिए, और एपिलेप्सी के पहले एक्सागलेट करे, बहुत ज्यादा सनकी जैसा व्यवहार करे, एसेंट्रिसिटी रहे, तो कैनाबिस इंडिका सोचिए। सिंपल सी टिप्स। कॉस्टिकम का क्या बोला, दोबारा रिपीट करो। कॉस्टिकम चाइल्डिश बिहेवियर, फूलिश बिहेवियर और फॉरगेटफुल, भूले, एपिलेप्सी के पहले, बिफोर कन्वर्जन कॉस्टिकम। और एकदम सेंट्रिकल बिहेवियर करे और बहुत ज्यादा एक्सागलेट रहे, बहुत खुशी करे, एक्सागरेट करे, तो उस समय कैनाबिस इंडिका। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छे रिजल्ट मैंने मुझे कैनाबिस इंडिका।
मैं अभी 2-3 चीजें शेयर करूंगा। एक दो पॉइंट्स है मेरे पास में जो प्रैक्टिकली में हमेशा शेयर करता हूँ अक्यूट केसेस में, क्योंकि आज का लेक्चर हम लोग अक्यूट एंड स्पेशली जीपी लेवल पर कर रहे हैं। तो अगर फूड पॉइजनिंग का कोई भी केस आपके पास आ रहा है, एनी केस, forget about anything, just give arsenic 6 single dose, 6 potency, 3 हो तो और भी मजा आता है। arsenic 6, every practitioner should have arsenic 6 in his care. Food poisoning, just give 1 dose, you will have to seldom repeat, rarely you will have to repeat arsenic 6. Okay, you can repeat it after half an hour if at all required. So arsenic 6 is what I have seen. Any bite and stings, okay, especially अभी आपको बिच्छू वाले, कीड़े वाले इसके बहुत आएंगे, तो you can go simply blindly, you go Leadenpal 200 1 dose. Okay, you don't have to repeat Leadenpal. Okay, then if you have diarrhea, अगर फीवर चल रहा है, फीवर में पेशेंट डल हो रहा है और उसके अंदर अगर इनवॉलंटरी स्टूल हो गया, ओके, तो blindly you give Gelsemium. This I have seen very much. अगर कार्डियक है, पेन इन द चेस्ट है आपके पास में, बाकी आपको पता है आप लोग वो स्टैटिन वगैरह देते हो, फूड के वगैरह वो सब बोनस डोज देते हो। अगर पेन है, बहुत सिंपल है एकदम, इतना आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन फैक्ट टुडे आल्सो आई कुड रिलीव वन केस वेरी मच ऑफ एमआई, वेरी मतलब मार्क टीवे, उसके अंदर टीवे राइज वगैरह भी हो रहा था, चल रहा था। आई कुड रिवर्स द चेंजेस very fast in half an hour with I did the ECG also. So very simple. When the pain used to come, the patient used to go in pain. And one modality I like of spongia, especially in heart diseases, is that they are better by urination. Okay. अगर हार्ट का तकलीफ है और हार्ट का कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, तो पेशेंट को यूरिन करने के बाद अच्छा लग रहा है और ड्यूरिंग पेन पेशेंट एकदम ऐसा दर्द में जा रहा है, तो ये गिव्स इट्स व्हाट आई हैव सीन वेरी ओके। वैसे तो मैं काफी लिस्ट बना के रखा हूँ, लेकिन अब मेरा गुरुवार को लेक्चर आ रहा है, तो इस बार गुरुवार के लेक्चर में 1 घंटा भर बोलूंगा मैं। तो आज के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए मैं खास करके अपने स्पीकर्स अरुण सर और मेरे भाई अशोक का तो शुक्र अदा करने की जरूरत नहीं है, और चूंकि ये हारून का भी मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, हारून को तो हम लोग गप्पे मारने के लिए तरसते हैं हारून भाई, फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना ये अल्लाह की पसंद की है। ग्रेटिट्यूड इज अ वर्च्यू गॉड लाइक्स वेरी मच। तो जैसे हारून भाई की भाषा में नेकी कमाने के लिए शुक्र अदा करना है ओके। और दूसरे मेरे मित्र, मेरे बच्चे नासिर, हमारी बच्ची मानसी और सचिन आज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सचिन से बहुत दिनों बाद बात किया, मैं सेमिनार में मिला था। So I'm very thankful to all the speakers and Nishu and Pranita for the opening and the prayers, and also my organizing team, Dr. Priyanka, Dr. Pranita, and all my other members for taking this pain and organizing this. All the team of PHF and SHS, please आप लोग याद रखिए, ये 2 अलग अलग ग्रुप नहीं है, ये सहूलियत के हिसाब से बनाई हुई चीजें हैं। कभी भी याद रखो, हम दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। किसी को वैसा लगता है तो गलत फहमी है, प्लीज आप ये आपके मन में से निकाल दो। बिल्कुल, ये हम दोनों के ग्रुप नहीं है। अब ये मजबूरन होती है, अशोक की बीवी अलग है, अशोक को अलग रूम में सोना पड़ता है, मेरी बीवी अलग है, मुझे अलग रूम में सोना पड़ता है, ये समझ लो। और इसमें और कुछ नहीं है, हम एक ही कुटुंब है और इंशाल्लाह हम एक ही रहेंगे। आप बिल्कुल कोई भी ये मन में शक शुबा मत लाइए। और आप देखो कि हम सबको इंक्लूसिव करते हैं। हमारे साथ फाटक के भी है, शंकरन सर के ग्रुप के भी है, HHF के भी है, बंगाल के भी है, और सभी ग्रुप्स को हम लोग अपने साथ लेते हैं। हम किसी को भी अलग नहीं समझते। कोई कृपया मन में कोई भी ऐसा गलत फहमी मत लाइए। हम उम्र के, और उम्र का मतलब ये नहीं कि हमारी एज 50, उम्र मतलब हमारा तजुर्बा और जो चीजें हमने देखी है, हम इस पड़ाव पे है। अब पड़ाव से भी ज्यादा हम इस समझ पर है अभी कि हम किसी भी वक्त अपना देह त्याग सकते हैं। और हमको ये कुछ भी मोह माया नहीं है कि ये मेरा घर, ये तेरा घर, वो कुछ नहीं है। ये 2 सब एक ही है माशाल्लाह। सब एक जगह पर आए और ऑथेंटिक प्रिस्क्रिप्शन हो, सेपरेशन ना हो, स्पेसिफिक्स ना हो, ये चीजों का सिर्फ हम ध्यान रखते हैं। उसलिए हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये गलती आपकी है। हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली हमारी जो जनरेशन है,
वो इस ट्रैप में ना अटके, स्पेसिफिक के ट्रैप में ना अटके और सप्रेशंस में ना चले जाए, इस चीज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा इसके पीछे कुछ भी मकसद नहीं है। हम लोग ये शुरू करने के पीछे का मकसद भी यही था कि ऑथेंटिक एक प्रिस्क्रिप्शन जाए, क्योंकि हम अब प्रिस्क्रिप्शन को पाप पुण्य के लेवल पर देखते हैं, सिर्फ रिजल्ट के लेवल पर हम नहीं देखते हैं। हम इसको नेकी और बदी के हिसाब से इसको हम देखते हैं। तो सभी लोग कृपया इस बात का ध्यान रखें और शॉर्ट टर्म गेन की तरफ ध्यान न दें। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि नाम हो, ये हो, उससे ज्यादा काम हो, नाम से ज्यादा काम पे ध्यान दीजिए तो मजा आएगा। मैं खुद देख चुका हूँ, बहुत नाम देखा हूँ, बहुत इज्जत बेइज्जती, बहुत चीजें हम लोग देख चुके हैं माशाल्लाह से। तो सभी लोग कृपया नाम से ज्यादा काम पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान साहब को। तो नमन तो हम लोग रोज ही उनको याद करते हो, जैसे हमने रेपर्टरी खोली तो याद करते, घर पे जाने के बाद बाजू में बीवी सरदर्द बोलती तब भी हनुमान साहब का याद आता है। भले हम उसको बीवी को एसएल दे दे, वो फिर भी हनुमान साहब को भूल नहीं सकते। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही अरेंज करते रहेंगे और आने वाले गुरुवार को मैं हूँ इंशाल्लाह, फर्स्ट गुरुवार मेरा है। तो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए खास करके जीपी लेवल पर किस तरीके से हम प्रिस्क्राइब करें, वहां पर मैं रेपर्टरी की बात नहीं करूंगा, रूब्रिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट टिप्स दूंगा। उसके पीछे के मेरे रीजंस बताऊंगा। मेरे पास में करीब करीब मतलब स्लाइड्स अगर बनाओ तो 100 स्लाइड बन जाए, इतना मटेरियल लिख के रखा हूँ माशाल्लाह से। और मैं किताब उस पर लिखने वाला हूँ, होम्योपैथी फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स, उसमें का ही मटेरियल है ये जो आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगले गुरुवार को जरूर आइए। और हम लोग ये आज का वीडियो SHS के भी यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और PHF के भी यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो आने वाला है। तो सभी लोग कृपया उसको भी देखें, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बार बार देखनी पड़ती है, ये मेरा तजुर्बा है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद हारून भाई, थैंक यू। और आप सभी को जिन्होंने बैकग्राउंड से बहुत बड़ी हेल्प की, मानसी मैडम, प्रणिता मैडम, सबको धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।